चलिए देखिए, यहाँ पर हमारे सामने पहला प्रश्न ये है, कह रहा है कि लॉर्ड विलियम, अच्छा विलियम इसी का नाम है भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसी को बोला जाता है, ठीक है ना। और इस लॉर्ड बेंटिक का वर्ष जो था 1829 का एक नियमन था। अच्छा, ये पेपर मैं आप लोगों को बता दूं दिसंबर 2004 का करवा रहा हूँ। एनटीए यूजीसी नेट का सोशल वर्क का प्रश्न पत्र है ये, दिसंबर 2004 का। और इस नियमन के अकॉर्डिंग 17 यानी 17 की बात हो रही है। अब अनुच्छेद 17 मत समझ लीजिएगा कि भाई अनटचेबिलिटी का है, अस्पर्शता का अनुच्छेद वगैरह से, ऐसा कुछ मत सोचिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि नियमन 17 निम्नलिखित में से बनाया है। और पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि सती सती प्रथा यानी वही है सती पर रोक लगाने के लिए। और बी कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए। और जो सी कह रहा है बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए। और डी बोल रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जरा मुझे एक बार कमेंट करिए, या तो आप लोग मुझे बोल के बताइए कि इस प्रश्न का कौन सा सही जवाब होना चाहिए। चलिए अच्छा ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर इनका जवाब आ रहा है। देखो मैं आपको बता दूँ, सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए सती निषेध रेगुलेशन जो एक्ट लाया गया था, बेसिकली उसका जो ध्यान, अभी मैंने कल एमपीपीएससी वालों का सामाजिक आंदोलन में एक प्रश्न लेकर आया था उन लोगों के लिए, और उसमें पॉइंट लिखा हुआ था 1856 के अकॉर्डिंग कानून जो पारित हुआ था, ठीक है, उसमें वो चीज़ें बताई गई थी। तो उसमें जो है धार्मिक अयोग्यता के बारे में बताया गया था, उसमें जो है राज्य के हड़पने के संबंध में, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए यह आपका 1856 वाला आर्टिकल्स है, ये बी वाला ऑप्शन, ठीक है भाई। और बाल विवाह पर रोक, अच्छा बाल विवाह पर रोक भी उसी ब्रह्म समाज के ही माध्यम से लाया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं उसी आर्टिकल से ही संबंध में कार्य कर रहा था, ठीक है। तो बाल विवाह रोक लगाने को लेकर और विधवा पुनर्विवाह रोक लगाने के लिए यह जवाब आपका गलत हो जाएगा। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829, प्रवीण जी का सही जवाब आया है भाई ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे, सती प्रथा पर रोक लगाने को लेकर, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि जब सती निषेध रेगुलेशन की बात आएगा, लेकिन सती निषेध रेगुलेशन भी 17 ही माना जाता है, वो भी 17 का ही है, ठीक है, उसका भी नियम, लेकिन जो नियम होगा 1856 के अकॉर्डिंग होगा, 1856 के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन के लिए होगा वो, यह आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही वर्ष चेंज कर दिया जाए, आपका तुरंत दिमाग आ जाना चाहिए सती प्रथा पर रोक लगाने को लेकर, है ना। आप ध्यान रखिएगा ऐसे प्रश्नों पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लीजिए। प्रश्न नंबर सेकंड कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि निम्न कोड का मतलब यहाँ कुछ कूट दिए गए हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके अनुसार आपको उत्तरों का क्या करना है, चयन करना है। और कथन आपके सामने ए का मतलब यहाँ पर एलिगेशंस या आप कह सकते हो स्टेटमेंट रिलेट कर रहा है। तो द पुअर लॉज को इंग्लैंड में लाया गया था, और कारण यानी आर क्या बता रहा है, रीजंस क्या बता रहा है कि निर्धनों को अधिक अच्छी कार्य संबंधित परिस्थिति प्रदान करने हैं। तो बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, कि ए होना चाहिए, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की व्याख्या है, और दूसरा कहता है ए आर दोनों सत्य नहीं है, तीसरा कहता है कि ए सत्य है लेकिन असत्य आर है। और अच्छा भाई यहाँ पे जवाब आ गया है भाई, इनका कहने का तात्पर्य है ए। ओके चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे सीख रहे हो कोई ना कोई चीज़ें, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा बात। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप सबसे बता दूँ एक चीज़ आप याद रखिएगा, इंग्लैंड का इतिहास से संबंधित प्रश्न है ये। जो इंग्लैंड का इतिहास से संबंधित प्रश्न है, आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक तो आपको मैं पहले क्रम से बता दूं कि इंग्लैंड में क्या क्या याद रखना, ठीक है। चेतना मैडम आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपको यहाँ पर इंग्लैंड का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आपने इसको ध्यान से मेरी बात सुन लिया। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, यहाँ पर इंग्लैंड के थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, देखो कोई ज्वाइन हो रहा है, मैं थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर लूँ, और इससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा।
देखिए यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ध्यान रखना है एक 1556 का इंग्लैंड का। अब 1556 अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए। 1556 में संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, और ये जो अधिनियम पारित हुआ था ये गरीब बीमार व्यक्तियों के लिए था और उनको मदद करता था ये। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, इस अधिनियम में एक और बात कही गई थी, और वह बात ये थी कि भीख मांगना वर्जित है। भीख मांगना वर्जित है। ये समाज कार्य के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट है कि इंग्लैंड का इतिहास इसी वजह से यहाँ पे प्रश्न जो है इंडिया में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कारण यही है कि बताइए उस समय 1556 में इंग्लैंड के जो व्यक्ति थे, ठीक है, वो सभी लोगों के लिए भीख मांगना वर्जित कर दिया गया था। 1556 की बात है। देखिए बताइए 2021 चल रहा, जो कि इंडिया में आज भी मांग रहे हैं लोग, है ना। तो आप सोचिए एक बार, एक प्रकार से कितनी अच्छी बात है इंग्लैंड के लिए, है ना यहाँ पर। अच्छा, दूसरी एक बात और यहाँ पर, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यहाँ एक और बात, जैसे 1547 याद रखना है। एक और बात 1547, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसमें क्या याद रखेंगे आप? इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि यह भी एक अधिनियम था जिसको पारित किया गया था, और इस अधिनियम को पारित करने के लिए जो स्वस्थ भीख मांगने वाले व्यक्ति थे, जैसे बहुत लोग स्वस्थ भी होते थे तो भाई भीख मांगने चले जाते थे, ठीक है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि उन स्वस्थ भीख मांगने वालों के लिए शरीर पर एक चिन्ह गुदवाया गया था। गुदवाना समझते हो आप लोग? बताइए जरा। नहीं समझते? टैटू, वेरी गुड, टैटू, वेरी गुड, शाबाश। तो जो टैटू वगैरह की बात यहाँ पर एक तरीके से जो इंग्लैंड वालों ने लाया था, तो ये सबसे पहले 1547 में ला दिया, और 1556 के बाद इसने क्या किया? भीख मांगना वर्जित कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर दो बातें। एक और बात याद रखिए इंग्लैंड से, ये सारे अगर वर्ष आपको याद है तो इंग्लैंड का इतिहास कंप्लीट है, पक्का बता रहा हूँ, चाहे MPPSC का हो चाहे UGC नेट का हो, ठीक है। अब बात को बस ध्यान से सुनिए। अच्छा, अगर मैं आपसे यहाँ पर दूसरी बात करूँ तो एक और बात आती है 1576, 1576, समाजकारी में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है। इसमें आप लोगों को मैंने जब इतिहास पढ़ा रहा था तो एक चीज़ बताया था सुधार गृह के बारे में। तो सुधार गृह की स्थापना इंग्लैंड में कब की गई है? 1576 में किया गया था, ठीक है। और इसमें एक बात याद रखना आप लोग, एक पटसन होता है, एक पटुआ लोहा होता है। ये बेसिकली एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है। पटसन पटुआ लोहा एकत्र करने के लिए बताइए वह कौन सा आंदोलन था जो 1576 में 1576 में लाया गया था, या आप ऐसे कह सकते हो वह कौन सा व्यवस्थापन आंदोलन लाया गया था, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे मत सोचिएगा कि गृह व्यवस्थापन आंदोलन हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर होगा सुधार गृह व्यवस्थापन, या आप इसे कहिए कि सुधार गृह स्थापित किया गया, ठीक है। तो सुधार गृह जो स्थापित किया गया था 1576 में स्थापित किया गया था, यह आप ध्यान रखिएगा। और इसमें दो शब्द हैं, उसको ध्यान रखिए, पटसन और पटुआ लोहा एकत्र करना, ठीक है। ये दो शब्द आप लोग उसको ध्यान रखिएगा। एक और बात, ये प्रश्न जो कह रहा है कि द पुअर लॉज, और मैं आपको एक और बात बता दूं, 1601, मेरी बात क्लियर हो रही है क्या आप लोग? बताइए जरा। 1601 इंग्लैंड की बातें चल रही है, आवाज़ वगैरह क्लियर है भाई? थोड़ा सा एक, हाँ हाँ, तो देखिए, हाँ, अब देखो निर्धन कानून लाया गया। अब इसी 1601 को ही एक और नाम से जाना जाता है, 1601 को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम है 43 एलिजाबेथन। इसका क्या नाम है? 43A, ए फॉर एप्पल वाला, ठीक है भाई, या आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर आप समझिए ये एलिजाबेथन का है, ठीक है। इसका दो नाम है ना। हर व्यक्ति का दो नाम जैसे होते हैं वैसे कानून के भी दो नाम रख दिए गए हैं आजकल, है ना। तो ऐसे ध्यान रखना है कि 1601 में निर्धन कानून का एक दूसरा नाम 43 का ए था, एलिजाबेथन के नाम से जाना गया। और इसमें 3 प्रकार की क्या थी? निर्धनता के बारे में जिक्र किया गया था। 3 प्रकार की निर्धनता एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था NTA UGC नेट में, हाँ ही की बात कर रहा हूँ ये चीज़ें। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ शरीर एक था स्वस्थ शरीर निर्धन, दूसरा जो था शक्तिहीन निर्धन, और जो तीसरा जवाब था आपका, और वो था आश्रित निर्धन। तो ये 3 निर्धनों के बारे में ध्यान रखना। एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 1601
जो एलिजाबेथन का कानून है, निम्नलिखित में से बताइए कौन से निर्धनों पर चर्चा नहीं करता है या विचार विमर्श नहीं करता है। ऐसे कुछ ऑप्शन देगा, या तो ऐसे कहेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन से निर्धन हैं, तो पॉइंट वाइज लिखेगा वहाँ पर, ठीक है। एक्सप्लेन कर देगा स्वस्थ निर्धन ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आश्रित निर्धन ये होते हैं, पूरा एक्सप्लेन कर देगा वो, और उसके बाद कूट दे देगा आपको 4। तो ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड में लाया गया था और यह कथन आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। और इन्हीं के संबंध में निर्धनों को अच्छी कार्य से संबंधित परिस्थितियों को प्रदान करता था ये द पुअर लॉज, ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना। एक और बात मुझे यहाँ पर याद आ रही है इंग्लैंड के पेज में, और वो बात ये है कि आप लिख लीजिए कॉपी पर 1662 में द लॉ ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया था। अब एक बात याद रखना, व्यवस्थापन गिरी 1880 का जो है वो कम्युनिटी में मैं बताऊंगा, मैं समाज कार्य के बारे में चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर। ये भी मत सोच लेना कि सर अब तो वो बता ही नहीं रहे हैं व्यवस्थापन गिरी के बारे में भाई, कि वो आंदोलन कब आया, फिर वो कौन कौन सी चीज़ें जो स्टार्ट हुई, वो कम्युनिटी में चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है समाज कार्य के इतिहास से, ठीक है, समुदाय के इतिहास से प्रश्न नहीं पूछा गया है। बात समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं तो मैं बताता आप लोगों को कभी उसके बारे में भी, ठीक है। बात को समझिएगा अच्छे से, है ना। तो वहाँ पे चर्चा होगी, टेंशन ना लो। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि द लॉ ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया है, ये बात ध्यान रखिए यहाँ पर। और एक और कानून के बारे में बात कर लूँ, ये समाजकारी के इंग्लैंड के संबंध में, और ये लास्ट है ईयर, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपका समाज कार्य इतिहास में इंग्लैंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 1982 में वर्क हाउस एक्ट बना था। वर्क हाउस एक्ट का मतलब आप जानते होंगे, ठीक है, जो घर में या घर से संबंधित जो कार्य करने की गतिविधियां बनाई गई थी, उसमें कहा गया था निर्धनों के लिए, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए कहा गया था कटाई, बुनाई, प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। तो 1982 में जो प्रशिक्षण वाली गतिविधि है, व्यवसाय समाज कार्य का जो पॉइंट ऑफ व्यू देखा गया, एक अग्रणी विकास की तरफ, एक सर्वांगीण विकास की तरफ, वो था 1982 का था। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी यहाँ पर वर्ष के बारे में जिक्र किया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे वर्ष इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो कहीं से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सही जवाब आपने दिया है। यहाँ पर व्याख्या के लिए कि मैं ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, देखिए कैसे आप ट्रिक से यूज करेंगे इसका। द पुअर लॉज को इंग्लैंड में बनाया गया था क्योंकि निर्धनों को अधिक, आप हमेशा यहाँ पर क्यों की लगा दीजिए, जब कथन पढ़ लीजिए तो कथन पढ़ने के बाद क्योंकि, बिकॉज जिसको आप लोग बोलते हो ना, तो क्योंकि शब्द को लगा दीजिए। और इस शब्द को लगाकर आप जब कारण को पढ़िए तो सटीक बैठना चाहिए शब्द। जैसे मैंने कहा कि द पुअर लॉज को इंग्लैंड में बनाया गया था क्योंकि निर्धनों को अधिक अच्छी कार्य संबंधी परिस्थिति प्रदान करने हेतु, तो बात तो सही लग रही है, तो यही कारण है व्याख्या हो रहा। अब जब इन दोनों का सही सिचुएशन नहीं बैठता है तो आप समझ जाना कि इसका व्याख्या नहीं हो रही है। तो यह एक आपका ट्रिक है। चलिए अगला प्रश्न लेता हूँ। क्या मेरी आवाज़ क्लियर हो रही है आप सब तक? बताइए जरा, आवाज़ वगैरह क्लियर है? वेरी गुड। चलिए एक अब यहाँ पर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये दिसंबर 2004 का प्रश्न पत्र है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, इसका आंसर की कहीं साइट पर या किसी और जगहों पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसे अच्छे से समझे रहिए, है ना। आप ध्यान से सुनिए। एकीकृत समाज कार्य का निम्न का विचार रखता है। अब मतलब एक इंटीग्रेटेड सोशल वर्क है, उन इंटीग्रेटेड सोशल वर्क में अगर मैं आपसे बात करूं तो किन किन चीज़ों पर विचार करता है, आपको एक बात बताता हूं, आप मेरी बात तो समझिए। सेवार्थी व्यवस्था करना, हालांकि मैं अभी देखो एक चीज़ बता दूं, ये प्रश्न जो है दिसंबर 2004 का, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, 50 के 50 क्वेश्चन हैं, मैं सारे करवाऊँगा। तो इसलिए 2 घंटे भी क्लास चल सकते हैं आप लोगों की, ठीक है। तो इसलिए बने रहिए पेशेंस लगा के, है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ कि देखिए सेवार्थी व्यवस्था, और बी कह रहा है आपका परिवर्तन अभिकर्ता की व्यवस्था, सी कह रहा है कार्य व्यवस्था, और डी कह रहा है एजेंसी व्यवस्था। जरा आप मुझे बताइए कि इंटीग्रेटेड सोशल वर्क में किन किन चीज़ों पर विचार होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब समझ रहे हो आप लोग? एकीकृत करना, सहकारिता की बात करना। कौन कौन चीज़ों में ऐसी विचार रखता है वो, कौन कौन सी ऐसी व्यवस्था या सिस्टम बनाता है, क्या बता सकते हैं आप लोग? बताइए जरा मुझे, कौन कौन सी चीज़ें व्यवस्था बनाता है? कंफर्म करिए। नहीं समझ आ रहा है, चलो मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बातों को।
एक लोग भाई अनम्यूट हो जाया करो, तुरंत बता दिया करो मुझे, ताकि आश्वस्त हो जाऊं मैं कि हाँ आप लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं। नहीं तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, शायद आप लोग आवाज़ भी नहीं सुन रहे। हाँ चलिए, ओके, सी होना चाहिए। इनका कहने का तात्पर्य सी है प्रवीण जी का, कोई बात नहीं। अब मैं देखो बता देता हूँ आपको, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए बेसिकली क्या था यहाँ पर कि एकीकृत जो, अच्छा ए होना चाहिए, चलो कोई बात नहीं। अब मेरी बात समझिए, देखिए एकीकृत समाज कार्य का पहला मीनिंग समझिए। एकीकृत का मतलब जानते हैं क्या होता है? सहयोग देने की बात करता है। और एकीकृत का मतलब ये होता है कि कोई अगर निर्धन व्यक्ति है और कोई अगर मान लीजिए धनी व्यक्ति है, तो उन दोनों को लेकर साथ में चलने की बात हो रही है। एकीकृत एक प्रकार की इंटीग्रेटेड, अगर मैं किसी सेपरेट अगर मैं बात करूँ तो निर्धनता की सेपरेट बात होगी इसमें, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी रखा जाएगा वो उसमें भी रखा जाएगा, समान धनी लोगों को भी रखा जाएगा। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड जो एकीकृत समाज कार्य का विचार रखा गया था वो सेवार्थी व्यवस्था होनी चाहिए। और सेवार्थी व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए क्योंकि मैंने कहा निर्धन को लेकर, चाहे अगर आप लोग देखिए स्पेशल एजुकेशन की बात करूं, स्पेशल एजुकेशन क्या कहता है कि भाई इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लेकर कहता है कि सामान्य बच्चे भी उसमें क्या कहे इन्वॉल्व रहें और विशेष बच्चे भी इन्वॉल्व रहें। तो वह एक प्रकार का इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट ले लेता है, समावेशी शिक्षा का पार्ट ले लेता है। बट जैसे ही मैं वहाँ पर केवल मेरा फोकस होता है उन बच्चों को लेकर, ताकि उन बच्चों के समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके, दिव्यांग बच्चों को, तो वहाँ पर वो रूप धीरे धीरे ले रहा है एकीकृत शिक्षा को लेकर। तो वहीं से आप रिलेट करिए एकीकृत शिक्षा किस, एकीकृत समाजकार कैसे रिलेट कर रहा है, वो सेवार्थी को रिलेट कर रहा है। लेकिन आप ध्यान रखिए, परिवर्तन अभिकर्ता व्यवस्था, जो परिवर्तन मतलब होता है कि एक प्रकार से सोशल वर्कर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर सोशल वर्कर की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक विशेष बच्चे को पढ़ाने के लिए सामान्य टीचर नहीं पढ़ा पाएगा, उससे तो इरिटेट हो जाएगा वो। तो अगर मान लीजिए एक सामान्य बच्चा को, अगर स्पेशल बच्चा है, दिव्यांग बच्चा है, और अगर सामान्य टीचर को दे दिया जाए बीएड वालों को पढ़ाने के लिए, तो बीएड वाले भाग जाएंगे, कहेंगे भाई ऐसे बच्चों को तो मैं कैसे पढ़ाऊँ, इनके तो टेक्निक नहीं पता। क्योंकि भाई उनको चेनिंग, फेडिंग, शेपिंग इत्यादि एक्टिविटीज़ है, टास्क एनालिसिस, उन माध्यमों से पढ़ाया जाता है उन बच्चों को, लेकिन वो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक विशेष शिक्षक होना चाहिए। तो वही बात कर रहा है कि उनके लिए एक परिवर्तनकर्ता अभिकर्ता व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ये बात कर रहा है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? दिव्यांग भी ले सकते हो यहाँ पर, दिव्यांग को लेकर और निर्धन को लेकर, अस्वस्थ को लेकर, गरीबों को लेकर, समाज को लेकर। तो यहाँ पर ये भी सही जवाब होगा। आ और बा दोनों सही आपके आ रहे हैं। अभी कार्य व्यवस्था की बात कर लेता हूँ। कार्य व्यवस्था का मतलब होता है टास्क सिस्टम। तो टास्क सिस्टम होना चाहिए। टास्क सिस्टम एक प्रकार का रिलेट करने की जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी किससे है? टारगेट से है, लक्ष्य से है। तो इसलिए आपका ये भी सही होगा, है ना। और आपका जो लास्ट का है वो एजेंसी व्यवस्था, ये भी आपका होगा। उपरोक्त सभी होंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है भाई प्रवीण जी, सभी बच्चों से मैं बता देता हूँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, यह है इंटीग्रेटेड। तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये ऐसी चीज़ों पर आप रिलेट कर लिया करो अपने आप को। ठीक है, तो अपने आप इजीली प्रश्न को आ जाएगा, सरल तरीके से आप लोग कर लोगे उसे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, समाज कार्य में व्यवसाय। देखो हम यहाँ पर व्यावसायिक पर्यवेक्षण की बात मैं करूँगा। ठीक है, तो व्यावसायिक पर्यवेक्षण का सर्वोत्तम प्रकार निम्नलिखित में से वर्णित करता है किसको? पर्यवेक्षित के निष्पादन का मूल्यांकन करना। भाई एक चीज़ बता दूं आपको, मेरी बात सुनिए, जो व्यावसायिक पर्यवेक्षण होता है ना, वो सर्वोत्तम में निम्नलिखित में से वर्णित करता है कि पर्यवेक्षित के निष्पादन का मूल्यांकन करना। यह आपका एक जवाब होगा। और एक होगा आपका पर्यवेक्षित व्यक्ति में कोई त्रुटि ना करे इसे सुनिश्चित करेगा। और ज्ञान दक्षता मूल्य प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षित को सहायता करेगा। ये तो जवाब सत्य ही है, आप लोग तो भलीभांति तरीके से जानते हैं। और पर्यवेक्षित के साथ चिंतन और उसका मार्गदर्शन, यहाँ पर मैं बताऊँ सारे के सारे जवाब सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं मिला, ये अप्लाइड प्रश्न है ना। चलिए बताइए अब जरा, सारे जवाब सही हैं। अच्छा बताइए, जब फील्ड वर्कर आप लोगों ने किया होगा MSW BSW, तो वहाँ पे पर्यवेक्षक का नाम नहीं आता था, पर्यवेक्षण वाला नहीं वो मूल्यांकन नहीं करता था, सिग्नेचर नहीं करता था। बताइए जरा, बोलिए एक बार, यस या नो। हाँ बोलो। तो फिर तो ये भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, ताकि कोई व्यक्ति गलती ना करे, कोई स्टूडेंट गलती ना करे, तो ये भी होता था कि नहीं होता था? बात तो ये भी सत्य है।
अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा सही मानोगे आप? सबसे ज़्यादा कौन सा सही मानोगे आप? बोलिए, सबसे ज़्यादा बताइए। सी और डी दोनों ऑप्शन को मानोगे? अच्छा, यहाँ पर सी का मतलब हुआ ये, ओके, सा और यहाँ पे अंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, इनका भाई कुछ जवाब आया है, बहुत बढ़िया है। चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जवाब आया है, प्रियंका गौतम। प्रियंका जी बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा जवाब। आप ध्यान रखना, समाज कार्य हमेशा कहता है कि वो ज्ञान पर, कौशलों पर, वैज्ञानिक ढंग से क्रमबद्ध तरीके पर आधारित होता है। यही कारण है समाज कार्य व्यवसाय का रूप लिया है। तो सबसे अच्छी बात यही है समाज कार्य में। तो यहाँ पर सा तो आपका पक्का माना जाएगा। यहाँ पर ए और आपका जो है कट गया है, अब बचा है बी और सी और डी ऑप्शन। तो आपको बता दूं, मूल्यांकन जब अगर मैं आपसे पर्टिकुलर बात करता कि एक पर्यवेक्षण के बारे में जहाँ वर्णित किया जाता है तो वहाँ उसके मार्गदर्शन को सबसे अहम बात मानी जाएगी, ना कि उसके मूल्यांकन को सबसे अहम बात मानी जाएगी। उसका चिंतन को लेकर बात करेगा कि वो सोच कैसे रहा है, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू, वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सबसे बेटर होगा। वहाँ पर जिज्ञासा उसकी शांत करना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। इसलिए इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज़ द राइट आंसर होगा। बहुत बड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? कोई डाउट या कोई दिक्कत तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आई थिंक, मुझे लग रहा है ऐसा। और पीडीएफ वगैरह तो साफ दिखाई दे। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? स्क्रीन वगैरह साफ चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलिए, और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। निम्न कथनों पर विचार करिए आप कि कौन सा ऐसा कोड है, व्याख्या करना है इसमें, बताइए जरा। कार कहता है, कथन कहता है कि व्यावसायिक समाज कार्य की जड़ें भारत में पनपी हैं। क्या ये, सॉरी, भारत में नहीं पनपी हैं। और आपका आर कहता है कि सेवाओं के बदले भुगतान करने के लिए बहुत निर्धन, यहाँ पर बात करें तो बहुत निर्धन है। तो जरा जवाब मुझे बताइए आप लोगों का मैं कमेंट सुनना चाहूँगा, इसको क्या सही जवाब है जरा मुझे बताइए एक बार आप लोग। अच्छा, पनपी है। वेरी गुड, यह असत्य है। नहीं, ये फैक्ट। देखो आप, मैं सुनो मेरी बात, आपने जो पहला एक्सप्लेन आपने मुझे दिया, देखिए, पतले भुगतान करने के लिए बहुत निर्धन है। देखिए मैं बताऊं, यहाँ पर जो व्यावसायिक समाज कार्य की जड़ें भारत में नहीं पनपी है, तो मैं आपको बताऊं, क्या व्यावसायिक समाज कार्य की जड़ें भारत में नहीं पनपी है? प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आप लोगों को, तो मैं बता दूं ये सत्य जवाब है, सही है। अच्छा भाई, नहीं पनपी है, क्योंकि नहीं पनपी है? क्योंकि सेवाओं के बदले भुगतान करने के लिए लोग निर्धन है। नहीं भाई, यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं आपको बता दूं, इस प्रश्न का जवाब जो है यहाँ पे सेवाओं के बदले भुगतान करने के लिए लोग निर्धन है। अच्छा, बात सही है भाई, यहाँ पे भारत की पॉइंट ऑफ व्यू बात ठीक तो लग रही है, सही है, ठीक है, ये भी सत्य है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि व्यावसायिक समाज कार्य की जड़ें भारत में नहीं पनपी है, और क्योंकि सेवाओं के बदले, हाँ वेरी गुड, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा इसका, है ना? ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है भाई। बात समझ में आई आप लोगों को? बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए? जिनको समझ नहीं आया पूछो, मैं बताता हूँ। देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर इस प्रश्न में क्या है कि व्यवसाय समाज कार्य की भारत में जो जड़ें हैं वो जाहिर सी बात है नहीं पनपी है। और लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, कारण क्या भाई, जैसे कि अगर आप लोग बताइए, आप सोशल वर्कर हो, क्या आपको पैसे मिल जाते हैं हर जगह? लेकिन सोशल वर्कर को जो प्रोफेशनल सोशल वर्क है इंग्लैंड और अमेरिका में, उनको पैसे लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं।
और आप जानते हैं भाई कि यहाँ पे लोकोपकार है, परोपकार वाली गतिविधि है, तो कहाँ से पैसे देते हैं लोग? बस कहते हैं चलो भाई ये तो उसका कर्तव्य था, उसका धर्म था, उसने काम कर दिया, है ना, ये समझ के उसको पैसे ही नहीं देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सेवाओं के बदले भुगतान करने के लिए लोग बहुत निर्धन है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। आर्थिक स्थिति जो है यहाँ की इंडिया की ज़्यादा डाउन है, ऐसा भी आप सोच सकते हो। यहाँ पे कोई भी रीजन से यहाँ पे समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रश्न कहना था कि जो ए और आर है दोनों सत्य हैं। यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या भी करा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए एक प्रश्न और लीजिए। देखिए ये प्रश्न कह रहा है कि समाज जो है वैज्ञानिक अर्थ में समाज का जो निहित रूप अर्थ होगा, क्या होगा वो अर्थ? बताइए जरा, अर्थ क्या होगा इसका, समझाइए जरा मुझे एक बार, अर्थ बताइए क्या होना चाहिए इसका, जल्दी जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का। देखो अभिजात्य लोगों का मतलब होता है कुलीन लोगों का एक ऐसा समूह जहां पर वैज्ञानिक अर्थों का एक समूह में इसको रिप्रेजेंट होता है। कभी भी गलत ये नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा आपका। अच्छा, अभिजात का मतलब होता है कुलीन लोग, है ना, कुलीन लोगों का वर्ग। अच्छा, एक संगठन जिसके द्वारा कुछ रचनात्मक गतिविधि की जानी चाहिए। अब एक बात बताऊं मैं, एक चीज़ देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना आप लोग कि जो कोई संगठन है उस संगठन के द्वारा कुछ रचनात्मक गतिविधियां जो होती हैं वो अगर आप करिए तो वैज्ञानिक अर्थ को रिप्रेजेंट कर देगा भाई कि कुछ एक्टिविटीज़ करिए आप, तो वैज्ञानिक नहीं भाई, ऐसे थोड़ी कि कोई गतिविधि करोगे तो वैज्ञानिक का मतलब होता है सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान या विज्ञान को तो हम विज्ञान कहते हैं, और उसी को रिलेट करता हुआ कह रहा है कि समाज कार्य में कोई चीज़ अगर आपको करना है तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए, अवसर होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, कुशलताएं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो संगठन जिसके द्वारा कुछ की बात यहाँ पे गलत कर दिया इसने, तो कुछ रचनात्मक क्रियाविधि नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी भी नहीं होगा। सामाजिक संबंधों का जाल है, और ये आपको बता दो मैकाइवर एंड पेज ने कहा है इस कोटेशन को, आप इसे ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ यह है, भूमिका जो थी बेसिकली समाज शास्त्र से ली गई, और लैटिन भाषा का जो सोशियो शब्द था जिसका मतलब था समाज, और ग्रीक में जिसको लोगस कहा गया उसका कहा गया अध्ययन, विज्ञान। तो इस लैटिन भाषा को रिलेट करूं अगर मैं सोशियो को, और ग्रीक भाषा को रिलेट करूं लोगस को, तो दोनों मिलाकर जो अर्थ प्रदान करते हैं आपको वो बनता है समाज अध्ययन विज्ञान। तो आप समाज का अध्ययन करो, और समाज के अध्ययन का विज्ञान जो होगा वो समाज शास्त्र कहलाता है, और उसी समाज शास्त्र से लिया गया है समाज कार्य। मैं आप लोगों को पहले भी इसकी परिभाषाओं के बारे में जिक्र कर चुका था एक बार आप लोगों से। तो यहाँ आपको ये समझना है इस प्रश्न में कि सामाजिक संबंधों के जालों के बारे में जो बताया गया था मैकाइवर एंड पेज ने, वो कहा था कि वैज्ञानिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, वो उसका मीनिंग था। लेकिन आप अगर इस परिभाषा को समझे हैं तो आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। तो समाज वैज्ञानिक अर्थ में सामाजिक संबंधों का जाल है। जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने दो भाषाओं को एक अवैध संगठन कहा था, और इसके साथ इन्होंने एक इथियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और ये समाज वैज्ञानिक के अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। यूनिट नंबर 2 का पाठ है, समाजशास्त्र से प्रश्न, ये प्रश्न जो है पूछा गया था उस समय, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। पंडित का यहाँ पे देखो, पंडित है का सम्मान करने वाली एक सभा, यहाँ पर ये आपको मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक असेंबली बनाने की बात कर रहा है, किसी को लेकर, किसी एक निर्धन हो सकता है, कोई एक दिव्यांग हो सकता है, कोई महिला हो सकती है, उनको एक संगठन बनाने की बात कर रहा है और एक सभा बनाने की बात कर रहा है। और उस सभा को हम ये रिप्रेजेंट नहीं करते कि ये वैज्ञानिक अर्थ के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक अर्थ के रूप में समाज जो निहित है वो सामाजिक संबंधों के जाल में निहित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, जरा फास्ट जवाब दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सामाजिक परिवर्तन का एक संकल्पना है? संकल्पना का मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय इसका मतलब होता है। जरा मुझे बताइए सामाजिक परिवर्तन का क्या मतलब होता है? आपको बता दूं, देखो आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, आपको अच्छे तरीके से ये चीज़ें जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप इस पॉइंट को जरा देखिए, जो परिवर्तन शब्द है, इस परिवर्तन का मतलब ये बना सामाजिक परिवर्तन में कि समाज के प्रत्येक संरचनात्मक संगठन और सामाजिक संबंधों में निरंतर परिवर्तन होना चाहिए, बराबर कंटिन्यू परिवर्तन होना चाहिए। तो क्या वो परिवर्तन एक दिशा के रूप में होना चाहिए, ये सही होगा? कि क्या वह परिवर्तन नियंत्रित होता है, क्या वह परिवर्तन संचरित होता है, क्या वह परिवर्तन मूल्य निरपेक्ष होता है? तो आप जरा मुझे बताइए, आप ध्यान से सुनिए,
सामाजिक परिवर्तन का कभी वैल्यूज़ पर निरपेक्ष नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन हमेशा संरचनात्मक संगठन में सामाजिक संबंधों को निरंतर परिवर्तन के रूप में देखने की बात होती है। तो निरंतर परिवर्तन का जो रूप देखने का बात होगा वह आपका एक परिवर्तन नियंत्रित भी वहाँ पर सही हो सकता है, और अगर एक नियंत्रण की बात हुई है तो एक दिशा में भी हो सकता है, ये सही हो सकता है। अब ये दोनों में से बताइए जरा। अच्छा, सी को मैं एलिमेंट कर देता हूँ, संचरित नहीं होगा। संचरित होने का मतलब ये हुआ कि कोई एक प्रकार से कोई एक स्ट्रक्चर बनाया गया होगा, एक कोई संरचनाएं बनाई गई, तो इसलिए आपका संचरित नहीं होगा। ठीक है, तो संचरित, और यहाँ पर सी और डी नहीं होगा। ए और बी में ज़रा कंफर्म करिए मुझे कौन सा सही होगा। देखिए मैं बताऊँ, समाज कार्य में बी नहीं, समाज कार्य में एक बात बताऊं मैं आपको, समाज कार्य में जब उसको परिवर्तन का सिद्धांत आपको मैं पढ़ाऊंगा, सामाजिक परिवर्तन, तो आपको मैं बताऊंगा कि सामाजिक परिवर्तन एक रेखीय के सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? रेखी, और रेखी का मतलब था लाइनर, और लाइनर का जो अर्थ होता है वो एक दिशा में चल रहा है, एक दिशा में चल रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। और यह आपको बताऊंगा सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को रिलेट करते हुए उसकी अवधारणा को बता रहा है इस प्रश्न में, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, और वह होगा एक दिशा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। एक प्रश्न और लीजिए, निम्न में से कौन सा समाज विकास का क्रम से नहीं? देखो यहाँ पर सोशल डेवलप का जो सीक्वेंस है वो क्रमबद्धता से नहीं है। एक नाम मैं आपको रिप्रेजेंट बता देता हूँ यहाँ पर। आज 2004 का ये प्रश्न पूछा गया था। बाय द वे, अगर इस बार 2021 में प्रश्न बना दे तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नाम वो है ब्लीड्स नाम है, मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पर, आप लोग ध्यान से इसे नोट डाउन कर लीजिए। वह नाम है ब्लीड्स, नाम है ब्लीड्स। ब्लीड्स काले ये कहते थे कि सामाजिक विकास जो क्रम होगा वो इस तरीके से होगा। सबसे पहले क्या आना चाहिए? परिवार। क्या परिवार कहीं सी ऑप्शन में है? बताइए जरा। नहीं है, बोलो नहीं है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, इसने दूसरा जो क्रम बताया वो जनजाति बताया। क्या किसी ऑप्शन में जनजाति यहाँ पे दिखाई दे रहा है? जनजाति भी नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी में तो है, या तो आपका ए होगा या तो बी होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए उसने, दूसरा जो बताया उसने गांव बताया। गांव मतलब ग्राम में, इसको ग्राम में कहते हैं। और तीसरा इसने बताया था शहर। चौथा कालेजी बताते थे राष्ट्र। हो सकता है अक्टूबर 2021 में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो हो सकता है इस बार यहाँ से जनजाति को हटा दे और ग्राम को हटा दे, पूछ ले परिवार, शहर, राष्ट्र। तो ये आप लोग याद रखिएगा, समाज विकास का क्रम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं स्टार लगा रहा हूँ, इसे नोट डाउन करिएगा आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्रश्न कहता है कि निम्न में से वह क्या है जो भारतीय संविधान में विद्यमान नहीं है? भारतीय संविधान में बताइए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो विद्यमान नहीं है? विद्यमान का मतलब है जो इंक्लूड नहीं है। आपने एक बात सुना होगा कि भाई देखो, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। संघीय संरचना आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और जो ये संघीय संरचनाएं एक प्रकार से सेंट्रल स्ट्रक्चर्स की बात करेगी, और जो एक सरकार है वो किसकी बात करेगी? अच्छा, ये तो इंडिविजुअल। अच्छा, प्रश्न है नहीं का, जरा आप मुझे बताइए, बता दोगे यार? बहुत सरल प्रश्न है ये तो। न्यायपालिका का पृथक्करण तो अनुच्छेद 50 में दिया गया, 50-50, मैंने ट्रिक बताया था, 50-50 अनुच्छेद 50 में है। भारत में संघीय शासक में एकात्मक जो शासन है वो एकात्मक शासन के कुछ लक्षण जो है अपनाए गए हैं, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी भी होगा, ऑप्शन ए भी दिया गया है। नागरिक के मौलिक अधिकार कौन कौन से भाई? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा, संवैधानिक। तो आपको ये तो मैंने बताया ही है पहले भी एक बार, है ना? तो इस प्रश्न का ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है। सही कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ता हूँ, एक और प्रश्न लेता हूँ। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सभी को ना? बोलिए एक बार। चलिए एक और प्रश्न लीजिए।
प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत में नवीन आर्थिक नीति की, देखो यहाँ पे आर्थिक नीति की बात होगी। आर्थिक नीति निम्न में से अभिलक्षित होती है: निजीकरण, वैश्वीकरण, सुरक्षा तंत्र, उदारीकरण। ऑप्शन आप जरा मुझे चूज करके बताइए, तब तक मैं किसी को ज्वाइन कर दूं। बोलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। या ऑप्शन उदारीकरण, क्या इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी बता रही है ये। चलो मैं बताता हूँ, एक बार समझ लीजिए। हाँ, अब सुनिए मेरी बात। अभिलक्षित का मतलब होता है लक्षण रिप्रेजेंट कर रहा है उसका, मतलब एक प्रकार से वो लक्षण बता रहा है। अभिलक्षित का मतलब होता है लक्षण बता रहा है, या एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हो उसकी विशेषताएं बता रही है। उसकी क्या बता रही है? विशेषताएं बता रही है। देखिए मेरी बात को सुनिए, जब कभी भी आर्थिक नीति की बात होगी तो आप ध्यान रखना उदारता को। किसको ध्यान रखेंगे? उदारता को। उदारता कहीं पे नहीं है शायद। चलिए, अगर मैं आपसे बात करूं, उदारता के बाद आपको याद रखना है निजीकरण को, और निजीकरण आपको ऑप्शन में यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो निजीकरण का जब विस्तार आपने देख लिया तो अर्थव्यवस्था को आपको देखना चाहिए, बाजार हितैषी देखनी चाहिए। और जो बाजार हितैषी या आधुनिकीकरण या नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति, अच्छा नई सार्वजनिक क्षेत्र नीति जो कहलाती है वो विश्वव्यापी लेवल पर कहलाती है। विश्वव्यापी लेवल पर यानी एक वैश्विक लेवल पर जो आर्थिक नीति की बात की जाती है वह भारत के रूप में। क्या भाई भारत जो है वैश्विक या विश्वव्यापीकरण में वो इन्वॉल्व नहीं है आर्थिक नीति में? क्यों नहीं? यूएनओ से इन्वॉल्व है वो, उससे वहाँ पर है इन्वॉल्व, सम्मिलित है, शामिल है उसमें। और वित्तीय सुधार की भी बात करता है ये, ठीक है, राजकोषीय सुधार की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा देखिए उदारीकरण भी दिया गया, उदारीकरण का भी यहाँ पे दिया है, जिसे किसी चीज़ को उसने क्या मान लिया, श्रेष्ठ के रूप में प्रस्तुत करना। तो किसी चीज़ों को आप श्रेष्ठता के रूप में जब प्रेजेंट करते हैं ना, तो वो आर्थिक नीति कहलाती है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, उदारीकरण को। तो यह आपका सही हो जाएगा। और जो सुरक्षा तंत्र है आपका, सुरक्षा तंत्र ये आपका नहीं होगा। सुरक्षा तंत्र बताऊँ क्या है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली है एक प्रकार की, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो शरीर की जैसे कोई भी आंतरिक प्रतिरक्षा जो प्रणाली, जैसे जो शरीर की बाहरी खतरों को सुरक्षा देने की बात करता है, जैसे मैं कहूं वायरस कोई हो सकता है, बैक्टीरिया कोई हो सकती है, इस तरीके गतिविधियों की बात करें। यहाँ पे ये आर्थिक से रिलेटेड नहीं है। बाकी अगर मैं आपसे बताऊँ तो निजीकरण का विस्तार करना आर्थिक की रिप्रेजेंट कर देता है ये, ठीक है, अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट करता है, बाजार हितैषी को रिप्रेजेंट करता है, आधुनिकीकरण को रिप्रेजेंट करता है, नई सार्वजनिक को करता है, क्षेत्र नीति को करता है, वित्तीय सुधार को करता है, ठीक है, राजकोषीय सुधार करता है। ये सारी की सारी जो थी आर्थिक नीति थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है भाई? नहीं है ना कि अभिलक्षित कौन सा होता है। अच्छा तो आप देखिए आ बा डा कहाँ पे है? सी, वेरी गुड भाई, किसी ने बोला है सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर है। एक और प्रश्न लीजिए, प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको? क्लियर है प्रश्न? एक तरफ चिकित्सा के प्रकार दिए हैं, दूसरी तरफ आपको दिया है प्रस्तावना, प्रस्तावक। मतलब प्रस्तावक का मतलब होता है इस्टेब्लिश्ड, किसने किया है। अच्छा, कार्य केंद्रित को बारे में मैंने 1950 के दशक में मैंने अभी आपको हाल ही में बताया है। हाँ, कार्य रोजर्स, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, ज़्यादा चर्चा करने से ऐसा लग जाता है ना कि लंबा समय लग जाता है, जैसे है ना, चर्चा करने में लंबी क्लासेस हो जाती है। हाँ, तो आप ऐसे समझ लीजिए फटाफट ना, है कि देखिए दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर व्यवहार चिकित्सा की बात है। तो व्यवहार चिकित्सा के बारे में आपको ध्यान रखना है, किसका नाम आ जाएगा? आपका जोसेफ वाल्फ का नाम आ जाएगा, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूँ व्यवहार विश्लेषण के बारे में, ट्रांस एनालिसिस के बारे में, तो यह एक प्रकार का आपको ध्यान रखना है एरिक बेटन के नाम से, एरिक बेटन का नाम से याद रखना है। और अगर मैं आपसे बात करूँ थेरेपी के बारे में, तो वह जो है विलियम ग्लास सर नाम आता है, ग्लास सर नाम आता है। अच्छा, कौन सा सही जवाब हुआ इसका? 1 का 2 देखिए कहाँ पर है भाई? पहला ही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न लीजिए, देखिए एक तरफ दिया हुआ है कि अंतःक्षेप का स्तर, दूसरी तरफ दिया है सामाजिक कार्यकर्ता की क्रियाएं। अच्छा, ये जो लघु स्तर है ना, इस लघु स्तर को जानते हो क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है माइक्रो। आप इसे ध्यान से समझिए, MI, ठीक है, CRO है, ये माइक्रो है, ठीक है भाई, इसे ध्यान रखिएगा। और ये समाज का स्तर है, ये याद रखना आप लोग, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए, ये लेवल ऑफ सोशल है, तो समाज का स्तर है ये। तो एक माइक्रो होता है और एक मीज़ो होता है। एक क्या होता है? मीज़ो होता है। आप ध्यान रखिए, इसी मीज़ो बोला जाता है मध्य। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, बताइए एक बार।
मीज़ो होता है एक, और एक होता है माइक्रो, तो MA होगा यहाँ पे CRO माइक्रो। अब आप देखिए ये बृहद स्तर पे कम्युनिटी में किया जाता है भाई, मैंने आपको बताया था बड़े पैमाने पर होता है ये, बड़े पैमाने पर होता है ये बृहद स्तर। और बड़े पैमाना समाज को देखने के लिए भाई कौन सा इसका सही जवाब होना चाहिए था, बताइए ज़रा मुझे। ये बड़ा पैमाने का अगर आप देखेंगे तो कैंसर के आंकड़े में समूहों के साथ कार्य करना, जन संचारण के लिए अपंग के रूप में, क्या होना चाहिए आपका? कैंसर, कैंसर वाला, वेरी गुड, सही जवाब आया यहाँ पर। ये इसका जो होगा बृहद स्तर, यानी ये अगर शाख को मैं 3 से मैच करूँ तो ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। लघु जो होगा अपंग शिशुओं के साथ होगा। मेजो जो होता है ये समुदाय और समूह और संस्थानों का माध्यम होता है जहाँ पे जल संग्रहण एवं पंचायत के साथ कार्य करना होता है। तो यह एक प्रकार का उदाहरण दिया गया था यहाँ पे, क्रियाएं, मतलब क्रिया का मतलब होता है उदाहरण देना, ठीक है, क्रिया का मतलब होता है उदाहरण देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए एक और प्रश्न ले लीजिए। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन, अच्छा समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आ जाए भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, बताइए, देखिए ये भी प्रश्न अच्छा है। चिकित्सा की गेस्टाल्ट प्रणाली में, चिकित्सा के गेस्टाल्ट प्रणाली के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संबंध रखता है, बताइए जरा। देखिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूँ तो CR रोजर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने। CR रोजर्स परिवार के सदस्यों के, अच्छा ये देखो कार्ल रोजर्स नहीं है, ठीक है, CR रोजर्स एक प्रकार की, इनका नाम पूरा अगर मैं बात करूँ तो क्लार्क करके कुछ है, क्लार्क नहीं सॉरी, हाँ क्लार्क रॉबर्ट रोजर्स नाम है इसका, ठीक है, इसका पूरा नाम है क्लार्क रॉबर्ट रोजर्स, इसका पूरा नाम है। और ये जो है ना, ये परिवार की सदस्यों की खोज के लिए जनगणना का रिकॉर्ड किया था। ये किसकी रिकॉर्ड किया था? जनगणना की, ठीक है भाई, ये नहीं होगा। परिवार प्रश्न पूछा है गेस्टाल्ट प्रणाली, सिगमंड फ्रायड बी कह रहा है, तो ये तो आप जानते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इसने दिया था ना, तो ये भी नहीं होगा, है ना, रक्षात्मक भी दिया था। और BF स्किनर बिहेवियर थ्योरी के बारे में ये फेमस पर्सन है। ऑपरेंट कर थ्योरी के बारे में OCT के सिद्धांत आया है, तो ये भी नहीं होगा आपका। FS पल्स एवं लॉरा पी पल्स, अच्छा इनका एक मैंने और आप लोगों को बताया था, याद है क्या आप लोगों का लॉरा पीपल्स के बारे में? लॉरा ने अभी क्या बताया था भाई, कि जो टास्क है, जो टास्क सेंट्रल्ड है, जो टास्क सेंट्रल्ड है उसमें इसकी भी भूमिका आती है, लेकिन याद रखना समाज कार्य में इसका भूमिका आएगी, लॉरा के नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। कल ही तो मैंने बताया था यार लॉरा के बारे में, भूल जाते हो आप लोग बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पारंपरिक हिंदू धारणा के अनुसार विवाह क्या होता है? देखो यहाँ पर देखो हिंदू विवाह की बात हो रही है, तो क्या रोमानी मिलन का मतलब एक प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा रोमानी मिलन जिसको रोमांटिक यूनियन की बात कर सकते हैं, आप रोमांटिक यूनियन की बात कर सकते हैं रोमानी को, ठीक है ना, ऐसे आप समझ लीजिए तो आप शायद समझ जाएंगे। रोमानी का मतलब ही होता है रोमांटिक। एक धार्मिक संस्कार के रूप में होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, संविदा के रूप में। देखिए जो पारंपरिक हिंदू धारणा है ना, एक धार्मिक संस्कार है ना। अच्छा ये देखिए पहले समझिए ये क्या फिर दे दिया ऑप्शन में, है ना, अब आप समझ रहे होंगे। देखो हाँ धार्मिक संस्कार ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसको जरा समझिए ये क्या आ गया ऑप्शन में। देखिए मैं बताऊँ आपको, यह एक स्वतंत्र संघ है और यहाँ पर कानून और धार्मिक मान्यता या विनिमय के बिना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक रोमानी मिलन होता है। अच्छा अब रोमानी मिलन का मतलब ये मत समझना एक प्रकार से कि भाई यहाँ पर रोमांटिक कोई चीज़ें एक्टिविटी चल रही है ना। रोमांटिक मिलन कहने का मतलब ये हुआ कि एक संघ है ये स्वतंत्रता के लिए, तो संघ मतलब संगठन को रिलेट करना, ठीक है, तो वह माना जाता है ये, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है ना। तो ये क्योंकि संघ नहीं पूछा है, इसने हिंदू धारणा को पूछा है। और एक संविदा है, तो संविदा का मतलब आप जानते होंगे, जैसे ये जो है अच्छा संविदा को पहले तो आप समझ लीजिए भाई, इतना टफ हिंदी आता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे, है ना। संविदा का मतलब होता है एक प्रकार का अनुबंधन करना। अब ये संविदा को लेकर एक कानून बनाया गया था, जैसे इसको कहा जाता है भारतीय संविदा कानून, आप ये भी कह सकते हो कि भारतीय अनुबंधन का कानून, या आप अधिनियम बोल सकते हो। तो भारतीय अनुबंधन अधिनियम जो था वो आया था 1872 में, 1872 में आया था, नोट डाउन कर रहे हो ना, 1872 में आया था। और इसका मतलब था इकरारनामा।
इसका मतलब था इकरारनामा। कहने का मतलब ये था, इसका कहने का तात्पर्य ये था कि यह एक कानून था जो बाध्यकारी समझौता करता था, जो अपने पक्षों के बीच में अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता था। तो वह कहलाता था क्या आपका एक भारत का भारतीय अनुबंधन अधिनियम कहलाता था। ठीक है, तो यह आप ध्यान रखिएगा, यह अधिनियम से आ गया भाई, समझौते वगैरह के बारे में बात आई तो समझौता होगा अधिकार की और कर्तव्य को, जहां अधिकार और कर्तव्य की परिभाषित करेगा वो आपका अधिनियम आ जाएगा, भारतीय अनुबंधन अधिनियम। उसी का दूसरा नाम है एक संविदा अधिनियम। बस यही जवाब आपका होगा चाहिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और डी में तो कुछ है ही नहीं भाई, मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, है ना। ऑप्शन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, विचार कीजिए कि कोड निम्नलिखित में से कौन सा चुनना है आपको। प्रश्न कह रहा है एक स्वस्थ शरीर का अनिवार्य अभिलक्षण है, इसकी सहती। अच्छा, अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे इसकी सहती क्या दे दिया है ना। अच्छा भाई, एक बात तो है, यूजीसी वालों को मानना पड़ेगा ना, इतने मतलब पता नहीं गूगल करते थे क्या करते थे कि इतने टफ प्रश्न का जो है ले आना या रिप्रेजेंट करना, आप सोचो एक प्रकार से अपने आप में एक अहम बात है इसकी, है ना। चलो चलो देखते हैं, फिर आगे बात करता है सहिति स्वास्थ्य पालन पोषण को बढ़ावा देना। चलिए ये मुझे ज़रा बताइए, इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए। अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं इंग्लिश भी दिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग ज़रा मुझे बताइए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ABCD कौन सा होना चाहिए। चलिए, साहित्य देखो, एक प्रकार से यहाँ पर जो साहित्य की बात मैंने कहा है वो रिप्रेजेंट करता है एक व्यापक स्तर का, एक सतत स्तर का। तो एक ऐसा स्वास्थ्य परिवार का अनिवार्य लक्षण बताइए जो उसमें सहित हो, जो उसमें इन्वॉल्व हो, और वो भी सतत कंटिन्यूअस की प्रक्रिया में। सतत मतलब कंटिन्यूअस होता है, ऐसी प्रक्रिया में संहिति। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए बताइए जरा, आप लोग बोल नहीं रहे हैं मुझे इस क्वेश्चन का जवाब। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो जवाब आया है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो अब आप समझना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर स्वास्थ्य पालन पोषण को बढ़ावा जो देता है वह एक स्वास्थ्य परिवार का अभिलक्षण देता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। साहित्यिक जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व है जो स्वास्थ्य पालन पोषण को बढ़ावा देती है। यस, इन्वॉल्व है एक स्वास्थ्य परिवार का अनिवार्य लक्षण में, है ना। तो वो चीज़ें, हर एक चीज़ें इन्वॉल्व होती है। जैसे आपको कहूँ कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से आप जोड़िए, उन्हें समाज में क्या करिए, उन्हें अवेयरनेस या जागरूकता की एक्टिविटीज़ लाइए उनके अंदर। ठीक है, इस तरीके से कंपेंट जो होते हैं उसको आप इसमें डालिए। ठीक, तो वह एक प्रकार की साहित्य को रिलेट करता है। ठीक है, कंपेक्ट को रिलेट करता है, एक प्रकार से आपको मैं कहूँ इक्वालिटी को रिलेट करने वाला चीज़ आ जाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर भरण पोषण की बात हो वो साहित्य को रिलेट करेगा। बस भरण पोषण अगर कहीं लिखा रहे तो आप समझना वह एक प्रकार का साहित्य का रिलेट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, साहित्य का मतलब इन्वॉल्व होना एक प्रकार से। ठीक है, प्रश्न देखिए, संकेत करिए आप लोग जरा, केस वर्क जो है पूर्वानुमान नहीं है। बताइए जो वह कौन सा समाज कार्य का निम्नलिखित में से संकेत दिया गया है जो व्यक्तिगत समाज कार्य का पूर्वानुमान नहीं है। क्या मानव आदरणीय की बात अगर मैं करूं तो क्या इन्वॉल्व है ये? बिल्कुल इन्वॉल्व है ये। यह प्रश्न पूछा पूर्वानुमान में इन्वॉल्व क्या नहीं है, तो मानव आदरणीय है भाई, इन्वॉल्व होना चाहिए। मानव परिवर्तित हो सकता है, ये भी होना चाहिए। प्रत्येक मानव का अधिकार जिसकी उसकी बातें सुनी जाए, ये भी होनी चाहिए। प्रत्येक मानव परमात्मा का शिशु है। प्रत्येक मानव पूर्वानुमान, अच्छा पूर्वानुमान, हाँ ये गलत हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा कि प्रत्येक मानव परमात्मा का शिशु है। यह एक प्रकार की जो आइडियाज़ हैं मिथ्या मानी जाती हैं। ठीक है, क्या मानी जाती है? मिथ्या मानी जाती है ना। जैसे कोई अगर आप चले जाइए डिसेबिलिटी के क्षेत्र में या कभी भी जब जाओगे आप लोग केस हिस्ट्री लेने, तो अगर मान लीजिए बच्चा डिसेबल निकलता तो उनके पेरेंट्स कहते हैं तो भगवान की देन है, इस तरीके का कोटेशन आपको मिलेगा वहाँ पर सुनने को। तो वो एक प्रकार की मिथ्या धारणाएं होती है ना, जो कि उनको पता नहीं होता कि भाई रीजंस कहाँ से है। कहीं ना कहीं किसी की कमी, अपनी खुद की कमी के कारण से चीज़ें हो सकता है देखने को मिल जाए, या अपनी वजह से वो समाज की मुख्य धारा में उसको उदंड बिहेवियर व्यवहार किया और जिसकी वजह से वो समाज में क्या कर रहा है भाई, भुगतना है, जैसे आप लोग बोल रहे हो। तो आप लोग इसमें बहुत लोग कहते हैं कि भाई अगर आप गलत काम किया है
तो उसमें ये भगवान का देन है, ये भुगत रहा है, इसने गलत काम किया था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एक प्रकार से समाज कार्य, आप लोग सोशल वर्कर हो तो आप लोग समझा करें ऐसी बातों को, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसी जो है रिलेट नहीं करती कि प्रत्येक मानव परमात्मा का शिशु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, ठीक है। तो आप अगर धर्म से संबंध में पढ़ते तो शायद वो सही जवाब होता, लेकिन समाज कार्य पढ़ रहे हैं तो इसलिए प्रत्येक मानव परमात्मा का शिशु होगा, कभी नहीं मानेंगे आप ऐसी चीज़ें, ठीक है। आगे बात करते हैं, मनोविश्लेषण क्या होगा भाई। मनोविश्लेषण अगर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो आप लोग भली भांति तरीके जानते भी हैं, 1920 की दशक में लाया गया था। 1920 की दशक में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांतों को रिप्रेजेंट किया गया था, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा यहाँ पर आर्थिक घटक जो है, जहाँ पर इकोनॉमिक्स कंपोनेंट की बात की गई थी, इकोनॉमिक कंपोनेंट की, और वो कंपोनेंट जो आया था 1930 के दशक में आया था। और एक ईगो साइकोलॉजी की बात होगी तो ये कब आया था, 1980 का। और स्वयं को लेकर नियंत्रित करने की जो बात होगी, ये कौन सा आएगा, दूसरा बचा है ना, हाँ यही होगा, 1940 ही होगा। जरा बताइए कौन सा सही हुआ इसका, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 2 में कौन सा सही बताइए जल्दी, बी का 2, सी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे बोलिए, हाँ सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। और एक बार रुकिए, थोड़ा सा मैं ज्वाइन करता हूँ, दुर्गा भी हैं, खुशी, ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना था इस प्रश्न का, और मैं नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ, है ना। तो आप लोग ऐसे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप लोग जो है समाज कार्य में एक अच्छी पकड़ बना सकें आप लोग, है ना। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इनको ज्वाइन करता हूँ, दुर्गा जी को भाई। ये लोग पता नहीं कैसे होते हैं ना कि तुरंत चले भी जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रश्न दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए एक प्रश्न आपके सामने ये आ गया है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि एक तरफ सूची एक दिया है कि केश वर्क का नियम क्या होगा, उसके उपकरण क्या होंगे, केश वर्क का पूर्वानुमान क्या होगा और केश वर्क क्रिया क्या होगी। जरा आप सूची से मैच करिए। देखो मैं बताऊँ आपको, केश वर्क का जो रूल रेगुलेशंस की बात होती है, ध्यान रखना वो आत्मनिर्धारण को रिलेट करती है। किसको रिलेट करेगी, आत्मनिर्धारण, यानी सेल्फ निर्धारण। नियम यही कहता है कि भाई एक प्रकार से उसको क्या बना दिया जाए, वो स्वयं से कोई एक्टिविटी जो है अपना निर्णय वगैरह ले सके, ऐसी गतिविधियों को संचालन करने में अहम भूमिका निभाता है समाज कार्य में। तो समाज कार्य यही कारण है कि सोशल वर्क में एक सिद्धांत दिया गया है निर्णयात्मक, आपने पढ़ा होगा सिद्धांत को समाज कार्य में, और वो व्यक्तिगत समाज कार्य का भी नियम है। और ये बिस्टिक के द्वारा 1957 में दिया गया था, याद है किसी को, 1957 में बिस्टिक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। तो इसलिए आपका 1 का 4 हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, आगे अगर मैं बात करूँ तो उपकरण क्या होंगे भाई, जरा उपकरण बताइए। उपकरण आपका क्या होगा, स्पष्टीकरण करता है उस सेवार्थी का, ठीक है, उपकरण हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं आपका पूर्वानुमान का मतलब होता है एक प्रकार से पहले से कोई पूर्व ज्ञान में आइडियाज़ लगाना, इस तरीके का आत्मसाधन जैसी गतिविधि का संचालन करना, वह कहलाता है आत्ममूल्य, सेल्फ वैल्यूज़ कहलाते हैं उसकी पूर्वानुमान की। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ उसकी प्रक्रिया में, प्रोसेस में, तो प्रोसेस एक प्रकार का निर्धारण होता है। और जाहिर सी बात है अगर कोई व्यक्ति समस्या से ग्रसित है तो उसके लिए आप प्रक्रिया का निर्धारण करोगे, और वो किस तरीके से करोगे, अध्ययन, निदान, उपचार, मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि, ये प्रक्रिया का संचालन करोगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हुआ भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है इस प्रश्न का सही जवाब, है ना। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, अब हमने काफ़ी ज़्यादा एक प्रश्न पे, हर एक प्रश्नों पे चर्चा कर रहे हैं ना, हाँ फास्ट करते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे देखिए, व्यक्तिगत समाज कार्य में स्नेही अंगतुक होता है। स्नेही का मतलब जानते हैं आप लोग, मित्र, प्रेम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करूँ तो व्यक्तिगत समाज कार्य में विकसित कब हुआ था, मित्र अंगतुक, जिसको फ्रेंड विजिटर बोलते हो आप लोग, इंग्लिश में क्या बोलते हो, फ्रेंड विजिटर बोलते हो। इसका विकास कब हुआ था, 1880 से लेकर 1880 से लेकर 1900 के दशक में इसका क्या हुआ, विकास हुआ था। अब ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और यह जो है आपको मैं बताऊं, जो फेलो की जो अमेरिका की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1977 वाली थी, 1877 वाली, 1877 वाली,
उसी के अंतर्गत अमेरिका के दान संगठन में अभिलक्षित सामुदायिक कार्यकर्ता का है। यही जवाब आपका सही हो जाएगा, पहला वाला ही। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। प्रारंभ में स्वयं ये गलत हो जाएगा आपका। व्यक्तिगत समाज कार्य एक वैतनिक कार्यकर्ता, वैतनिक कार्यकर्ता का मतलब होता है एक सहयोग में जो कार्यकर्ता होता है उसे वैतनिक बोला जाता है, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा डी। तो कोई नहीं सही है इसमें, केवल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्यक्तिगत समाजकारी सेवा का साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या है भाई? विधि है, उपकरण है, तकनीकी है कि सभी है? बताइए जरा, इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू एक उपकरण भी है, एक तकनीकी भी है, एक मेथड्स भी है, सभी है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अच्छा, सोशल ग्रुप वर्क जो है आ हेल्पिंग प्रोसेस इन द पुस्तक की रचयिता कौन है? मैंने अभी एक विल्सन का नाम, अभी कल वाला जब मैंने क्वेश्चन करवाया था 2014 का प्रश्न पत्र, उसमें आप लोगों का नाम मैंने बताया था विल्सन के बारे में, समूह कार्य में इसका नाम आता है, विल्सन एंड राइलैंड का नाम बताया था। इसकी जो पुस्तक थी सोशल, आप लिखना है लिख लीजिए, सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस, ठीक है, क्रिएटिव यूज ऑफ द सोशल प्रोसेस। यह पुस्तक किसकी है? विल्सन एम राइलैंड की है। ट्रैकर एचबी की जो पुस्तक है उसका नाम है सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बोलो या प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। सोशल ग्रुप वर्क प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन। अच्छा नहीं, सही जवाब नहीं है ये प्रश्न जो है ऑप्शन, इसकी किताब का नाम है फिलिप्स एच.यू जी, अभी बता रहा हूँ, ये तो ट्रेकर की पुस्तक का नाम बताया हूँ, है ना। फिलिप्स एच.यू का नाम आप देखिए, यह नाम आता है अर्बन का, अर्बन सोशल वर्क इस पुस्तक का है। और कोनफ्का का नाम बताइए जरा, तो इसी का नाम है सोशल ग्रुप वर्क आ हेल्पिंग प्रोसेस। यही पुस्तक दिया है किसने? प्रोसेस में किसकी भूमिका आती है भाई? समाज कार्य के प्रोसेस, प्रक्रिया में, अध्ययन निदान उपचार में, कोनफ्का का ही, क्योंकि उसने एक किताब दे दिया है। हाँ, तो याद रखिएगा आपको कोनफ्का का। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, आपके सामने मैचअप आया हुआ है और यहाँ पर प्रश्न है, एक तरफ सूची 1 सूची 2, जरा मैच करिए। आपने नाम सुना होगा YMCA आंदोलन, जिसको यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन बोलते हैं, पूरा इसका फुल फॉर्म है यंग मेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन बोलते हैं। और यह जो है 6 जून 1844 में लंदन में आया था, यूके। कहाँ? यूके, ठीक है। अब ये जानते हो किसके द्वारा आया था? हाँ, ये पता है किसी का? जॉर्ज विल्सन का नाम कहीं देखो लिखा है, विलियम। अच्छा ये रहा विलियम, ठीक है, जॉर्ज विलियम। अच्छा ये आपका हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे YWCA। अब यहाँ पे देखिए, ये है जो यंग वोमेंस के लिए है ये, और यह जो यंग वोमेंस क्रिश्चियंस एसोसिएशन था, ये 1855 में आया था। और इसका जो लक्ष्य रखा गया जानते हो कहाँ तक? 2035 तक लक्ष्य रखा गया है, 2035 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा ये। और यह जानते हैं आप लोग किसके द्वारा आया था? श्रीमती किन्नर्ड एवं मिस रॉबर्ट्स के द्वारा आया है। ऑप्शन नंबर 3 को मैच करेगा। व्यवस्थापन आंदोलन वही है, व्यवस्थापन गृह आंदोलन 1880 वाला, समुदाय को रिलेट करा है। और ये जानते हैं किसके द्वारा ये चीज़ें जो आई गई थी, जानते हैं आप लोग? जेन एडम्स के द्वारा, वेरी गुड। और क्रीडा, हाँ वही जेन है, जेम्स बात वही है, वैसे इसमें मिस बहुत जगहों पे मिस है, ये भी क्या सोशल वर्क, जेम्स उसका पूरा नाम है, ठीक है, जेन नहीं है, जेम्स। क्रीडा स्थल एवं मनोरंजन आंदोलन जो है, क्रीडा स्थल मनोरंजन जो है, हाँ अरे भाई ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्रीडा स्थल एवं मनोरंजन जो आंदोलन है वो 21 सेंचुरी में आया था, 21st में। और यह नाम आया किसका था जानते हैं आप लोग? इसका नाम बताइए जरा एक बार, क्या नाम लिखा हुआ है? मनी जाकरे जेवेक्सा, ठीक है, हाँ मनी जाकरे जेवेक्सा जो होगा, यहाँ पर ये सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही हुआ है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब बताइए, समूह कार्य की निम्न में कौन कौन सी चीज़ें जो है दक्षताएं शामिल हैं समूह कार्य के? तो देखो इसमें अर्थपूर्ण संबंध की दक्षता शामिल है, ठीक है भाई। कार्यक्रम विकास की दक्षता भी शामिल है, ठीक है। संप्रेषण की दक्षता भी शामिल है, सारे शामिल है, ठीक है। अब देखो कहीं पे सभी लिखा हुआ है, हाँ ये ऑप्शन नंबर अ ब स ड, ये सारे के सारे हैं, ठीक है ना।
हाँ सारे के सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी इज द राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा है कि समूह कार्य की प्रणाली में उद्देश्य शामिल है। देखो समूह कार्य की प्रणालियों के उद्देश्य आप जानते होंगे। देखो एक है इसका उद्देश्य, अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। नियोजन समूह संगठन का सिद्धांत है। विशिष्ट उद्देश्यों का संगठन का सिद्धांत है। उद्देश्यपूर्ण कार्यकर्ता का सिद्धांत है। अब ध्यान से सुनिए, इन सिद्धांतों को किस तरीके से रिलेट करा जा रहा है यहाँ पर। एक मिनट, मैं सिद्धांत बता रहा हूँ यार। ओके, चलो उद्देश्य पूछे। हाँ उद्देश्य, समूह कार्य का उद्देश्य है। उद्देश्य सुनिए, आप ध्यान सुनिए। देखो उद्देश्य में बात करूँ तो यहाँ पर जब भी कभी कोई कार्य हो तो व्यक्तिवाद पर होना चाहिए, परस्पर संबंध की भावना के विकास में होना चाहिए, है ना, और भागीदारी की क्षमता को विकास होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं है। यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर मुझे लग रहा है ऑप्शन ही गलत कर रखा उसने। तो यहाँ पे सी भी देखिए और डी भी देखिए। आपको लग नहीं रहा है इसने ऑप्शन गलत कर रखा है? गलत कर रखा है इसने ऑप्शन, है ना। इस प्रश्न पर बच्चों को कॉमन अंक मिले होंगे। म्यूट हो जाइए। हाँ डी इज द राइट। डी यहाँ पर देखो ये भी तो दे दिया, लेकिन ये वाला ऑप्शन इस ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था उसे। हाँ इसे, हाँ चलो मैं आगे बात कर लेता हूँ। ये सिद्धांत का क्वेश्चन आया था। आगे क्वेश्चन जो है सिद्धांत का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है ना। तो मैंने आपको बताया ना अभी भी, संसाधन का सिद्धांत होना चाहिए, मूल्यांकन का सिद्धांत होना चाहिए, लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए, है ना, लोकतांत्रिक सिद्धांत होना चाहिए, ये सारे सिद्धांत होना चाहिए। तो जरा बताइए इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है? व्यक्तियों में अद्वितीय अंतर का ज्ञान का सिद्धांत है, बिल्कुल है। समूह प्रक्रिया में उपयुक्त संशोधन है, ये भी है। समूह सदस्यों की समस्या समाधान की प्रक्रिया में जो सम्मिलित करने का समर्थन बनाना, ये भी है। सदस्यों के प्रति उदासीनता की भावना का सिद्धांत, उदासीन रहो भाई, इस तरीके का कोई सिद्धांत है नहीं, गलत हो जाएगा। ये प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी, यही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 26, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि समुदाय और एक व्यवस्था के रूप में एक अंश नहीं है, एक अंश नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, देखिए जनसंख्या एक अंश है समुदाय का एक व्यवस्था के रूप में, ठीक है भाई। साझा संस्थानों का मूल्यों का जब भी आप कोई साझा करते हैं तो ये भी माना जाता है। और व्यक्तियों और जो संस्थान हैं उनके मध्य सामाजिक अन्योन्य क्रिया होनी चाहिए, यह अंश नहीं है। और यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्योंकि इसमें अन्योन्य क्रिया को रिप्रेजेंट करने वाले 3 सब सिस्टम थे। एक को बताया गया था इको सब सिस्टम, दूसरे को बताया गया था पॉलिटिकल सिस्टम, और तीसरे को बताया गया था सोशल सिस्टम। तो यह एक सामाजिक अन्योन्य क्रिया की गतिविधि में व्यक्ति और संस्था के मध्य ऐसी कोई क्रियाविधि नहीं होती है, ठीक है। तो यह पार्ट नहीं है समुदाय का कि जहाँ पे संस्था भी हो, व्यक्ति के मध्य में कोई सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं हो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है सूचनाओं के संसाधनों में स्थिति का पता लगाता है, तो ये माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा था नहीं के लेकर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, समुदाय जो है अपने प्रकारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। बताइए जरा 27 क्या करा भाई। देखिए एक चीज़ समझिए मेरी बात को, यहाँ पर आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ जो हो रहा है, तो एक ऐसा समुदाय जिसमें कुछ प्राथमिक संबंध विद्यमान हो। देखिए जब कभी समुदाय अपने प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो उस कार्य करने को असमर्थ होता है। कभी नहीं असमर्थ होगा जब वह प्राथमिक संबंधों को फॉलो करेगा। जब तुलनात्मक तौर पर उसे स्वतंत्र बनाएगा तब भी वहाँ पर वो कभी असफल नहीं होगा। जब ऐसा कोई समुदाय जिसमें समस्याओं को जूझने की क्षमता और हल करने के लिए कोई कार्य क्षमता होगी, जैसे कार्य क्षमता उत्पादन का निवारण करना, सामाजिकरण करना, सामाजिक नियंत्रण करना, सामाजिक भागीदारी करना, पारस्परिक समर्थन देना, ये सारे के सारे क्या है, एक प्रकार के आवश्यकताओं को पूरा करने वाले कार्य हैं, है ना। तो ये माना जाएगा। लेकिन ऐसे समुदाय जो कि अत्यंत बृहद हो जाए, तो वहाँ पर जब बृहद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है भाई वो असमर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, है ना। अत्यंत मतलब आवश्यकता से अधिक बड़ा हो गया है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। कम्युनिटी वेलफेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप जो पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर ये क्या है, कौन सी किसने किताब लिखी है, तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में। ये किसने लिखा है,
कम्युनिटी वेलफेयर की बात हो रही है ना, तो कम्युनिटी वेलफेयर में बताइए जरा ये किताब किसकी है। देखिए पहले तो मैं केटी गागरेट के बारे में बता दूँ। मैंने अभी कम्युनिटी जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आप लोगों को। इसकी किताब का नाम याद रखना आप लोग। इसका किताब का जो नाम है, इसकी किताब का नाम है सोशल लेजिस्लेशंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है इसकी किताब। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, केटी गांग्रेट का। और म्यूरिजी रॉस का द मार्वल्स एरो स्पेस इंजीनियर करके पुस्तक थी, लेकिन मार्वल्स कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस में इसका फेमस पुस्तक आई थी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बहुत ही फेमस पुस्तक आई थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ MS गोरे की, तो सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, तो सम एक्सपेक्ट सोशल डेवलपमेंट, ये इसकी पुस्तक थी MS गोरे का। ऑथर डनहम सोशल वेलफेयर के लेकर आया था, तो सोशल वेलफेयर की पुस्तक थी जो कम्युनिटी वेलफेयर को लेकर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड पर्सपेक्टिव को लेकर बताई गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। भारतवर्ष में सामाजिक समुदाय विकास सेवाओं का प्रारंभ निम्नलिखित में से किससे हुआ था भाई। देखो ये अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, एक फ्रेंड सर्विस कमेटी है, और यह कमेटी आई थी कब जानते हैं आप लोग? 1900, बोलिए, भूल जाते हो, नोट नहीं करते। 1917 में आई थी। पूछा जाता है कि क्रम में लगाने के लिए। ठीक है, तो क्रम लगा, इसको इन शॉर्ट में AFSC भी बोला जाता है, तो अमेरिकन फ्रेंड सर्विस कमेटी भी बोला जाता है इन शॉर्ट में इसको। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यूनिसेफ के बारे में आप जानते हैं। यूनिसेफ 11 दिसंबर 1946 में आया था, है ना। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूनाइटेड नेशंस। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, बताइए। इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के बारे में बात हुई थी, है ना, ये तो वो था। और यहाँ पर देखिए एक है भारत सरकार, तो भारत सरकार ने एक, आपको मैं बताऊँ, एक वो चलाया था, जैसे JNNRUM, एक वो थी, योजनाएं थी जवाहरलाल नेहरू की, जो नेशनल रूरल और अर्बन मिशन करके लाई गई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में लाई गई थी। और एक आप ध्यान रखिए, आप ध्यान सुनिए, अभी प्रश्न 2004 का प्रश्न है, ये 2005 में आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन जो है एक प्रकार से ये इंडियन भारत में जो है 3 प्रकार के इस फाउंडेशन को रिलेट करवाया गया था। जैसे बनाया गया था नेपाल को लेकर, श्रीलंका को लेकर और इंडिया को लेकर। इसके बारे में इसने कोई भी अगर कार्यक्रम या सेवा योजनाएं चलाता है तो वह एक प्रकार से क्या कहलाएगा? फोर्ड फाउंडेशन कहलाएगा। और फोर्ड फाउंडेशन आया था कब? 1952 में आया था, 1952 में आया था। आप इसे नोट डाउन करिए, है ना, सारी की सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ मैंने कहा कि जब JNNU वो आया था 2005 में, लेकिन भारत सरकार ने 1958 और 1960 में इसने भारतवर्ष में शहरी समुदायों के विकास के लिए सेवाएं जो है उस समय भी चलाई थी। ठीक है, उस समय भी उनकी मदद कर रहा था। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था वो उस समय, तो 1952 में शुरुआत किया गया था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में शुरू किया गया है। यही प्रश्न है, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हुआ इस प्रश्न का जवाब सही? बताइए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। हाँ बी होगा भाई। क्या मेरी आवाज़ आप तक सही से नहीं पहुंच पा रही है? क्लियर करिए एक बार सभी लोग, मेरी आवाज़ वगैरह। ओके कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जरा मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है? 30 कि भारतवर्ष में सामुदायिक विकास की सर्वप्रथम परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी थी? भारत में जो सामुदायिक विकास को लेकर था, देखो मैं बताऊं आपको, सेवाग्राम परियोजना जो 1920 में लाया था, महाराष्ट्र में आई थी ये 1920 में। आप नोट डाउन करिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, पूछा हुआ प्रश्न भी है जो कि है ना। इस प्रश्न को एक बार और मैंने करवाया था, अगर याद है आप लोगों को तो, अभी हाल ही में 2013 में करवाया था मैंने, 2013 का क्वेश्चन है इसको। और उसके बाद मैंने फिर ये गांधी जी के द्वारा आई थी 1920 में। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ श्री निकेतन परियोजना के बारे में, 1920 में टैगोर के द्वारा लाई गई थी। टैगोर 1920 में पश्चिम बंगाल कलकत्ता में। कब? 1920 में ये भी है ना, चलो कोई बात नहीं। और गुड़गांव परियोजना 1966 में आई थी। और यह आपको बता दूं
इसे फिर 50 में मतलब 1985 तक भी इसे क्या कर दिया गया था, समाप्त भी कर दिया गया था गुड़गांव परियोजना को लेकर। 1966 में इसको इस पर फोकस भी किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। इटावा परियोजना जो था यह मेयर गुड़गांव के जो था 1966 में शुरू हुआ था और 1985 में इसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इसे क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। भाई समझ में आ गया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है इटावा परियोजना। और इटावा परियोजना का नाम आप लोगों ने शायद भली भांति तरीके से जानते हैं और आप लोगों ने शायद सुना भी होगा इटावा परियोजना के बारे में भी, है ना। तो इटावा परियोजना बताइए जरा मुझे एक बार आप लोग। यह मेयर के द्वारा 1948 में लाया गया था गोरखपुर जिले में। कहाँ पर? गोरखपुर जिले में लाया गया था। याद रखना ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है ना भाई। तो इटावा पायलट भी इसे प्रोजेक्ट कहा जाता है, इस इटावा पायलट प्रोजेक्ट भी इसी को नाम दिया गया है, ठीक है भाई। तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो होती है क्लियर हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं आप लोगों को गुड़गांव का जो परियोजना है उस परियोजना में आपको FL ब्रायन का नाम भी देखने को मिलेगा। तो इसकी भी भूमिका थी, FL ब्रायन का भी। तो FL ब्रायन का जब भूमिका आई थी तो उस दौरान उनका जो था 1920 का था FL ब्रायन का, ठीक है। और आपको मैं बता दूं इससे संबंध में एक फिरका करके क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में फिरका लिखा होगा, ठीक है, मार्तंडम लिखा होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं ना, वही प्रश्न है ये। तो मार्तंडम हो गया या फिरका हो गया, ये वैसी जैसे प्रश्न है। और जो फिरका था वो मद्रास में 1946 में लाया गया था और मार्तंडम जो था वो 1928 में डॉक्टर स्पेंसर के द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसे भी याद रखना। प्रश्न पूछा है सामुदायिक विकास के लिए प्रथम परियोजनाएं कौन सी लाई गई थी, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तो अब आप लोग मुझे ज़रा बताइए, इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बताऊं 1948 इज़ द राइट आंसर होगा। और 1948 कौन सा है? इटावा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर आपसे मैं बताऊं सेवाग्राम को लेकर, यहाँ पर सेवाग्राम के लेकर ये सारी की सारी ये योजनाएं वो नहीं है कि जो सामुदायिक विकास में ही काम करे, ठीक है, सामुदायिक विकास में जो कि काम करे। तो सेवाग्राम भी अगर मैं आपसे बात करूं इसका भी फोकस 1936 में महात्मा गांधी जी का आता है नाम। तब फिर कहाँ से करोगे? तो महात्मा गांधी जी तो फिर वो तो जन कल्याण की बात किया था, ठीक है। समुदाय के विकास के लिए प्रथम योजना इटावा है, ठीक है। बाकी योजनाएं तो हैं, तो कोई शहर के लेकर है तो कोई ग्रामीण को लेकर है, ठीक है। ये अर्बन और रूरल एरिया को लेकर है गुड़गांव वाला, ठीक है भाई। सेवाग्राम भी एक प्रकार का एक्शन को रिलेट करने वाला है। यहाँ पे समुदाय विकास की बात पूछा है तो समुदाय विकास के लिए इटावा ही है, ठीक है, योजना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे प्रश्न पूछा है रिसर्च से कि समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का बड़ा अंतर नहीं है, ये कथन है। और आर कहता है कि सामाजिक विज्ञान अनुसंधान समाज कार्य अनुसंधान का एक ही प्रकार के सामाजिक वास्तविक संबंध से रिलेट करता है। जरा मुझे बताइए इस प्रश्न का फिर क्या सही जवाब होना चाहिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पर समाज कार्य अनुसंधान में और समाज विज्ञान के अनुसंधान में अंतर नहीं है, बात ठीक है, अलग अलग हैं, ठीक है। और फिर कहता है कि सामाजिक अनुसंधान समाज कार्य अनुसंधान सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और समाज कार्य अनुसंधान एक ही प्रकार की सामाजिक वास्तविकता, हाँ बात ठीक है ये भी। लेकिन ये भी एक प्रकार से आपको बता दूं मैं, तो यह हाँ ये जो व्याख्या भी कर रहा है इसका, ठीक है ना, यहाँ पर इसकी व्याख्या भी स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि समाज कार्य एक प्रकार से लिया गया है सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। इसको आप अलग मत सोचिए सामाजिक विज्ञान अलग आ गया यहाँ पे, ठीक है। डी नहीं बी, ए होगा भाई, ए सही जवाब है इसका, हाँ ए सही जवाब होगा। समाज कार्य में यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, परिवर्तनों का संक्रियात्मक तात्पर्य क्या आता है, यानी एक प्रकार से यह क्या है ऑपरेशनल कंडीशनिंग टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन, उसका मीनिंग पूछा है परिवर्तनों को लेकर। तो देखिए परिवर्तनों का मतलब होता है जो परिवर्तनों का तात्पर्य क्या होता है, किसी को पता भाई बताइए। परिवर्तनों का मतलब होता है चेंजेस को लेकर। अच्छा वो परिवर्तन नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। परिवर्तन भाई किसी को अगर मैं आपसे कहूं समाज कार्य में जब कोई चीज आप काल क्रम के अनुसार समझेंगे तो कैसे समझेंगे, अब समझ में आया? काल क्रम के अनुसार समझिए, हाँ। तो काल क्रम के हिसाब से बात कर रहा है यहाँ पे परिवर्तो, ठीक है, परिवर्तो।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो परिवर्तों की संक्रिया क्या हो सकती है? तो एक प्रकार की परिवर्तों जो होता है वो कालक्रम, और कालक्रम किसको रिलेट करेगा जरा बताइए? चर को, चर को ही तो रिलेट करेगा भाई। परिवर्तन एक प्रकार का वेरिएबल्स को ही रिलेट करेगा, ये भी रिसर्च का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें जो चर का परिमेय बनाना एक प्रकार से अगर मैं करूँ तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ पूछा है, ठीक है, अर्थ नहीं होगा। तो देखो मैं बताऊँ, आपका समझने का गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। उपयुक्त बनाना, ये डी। अगर सी देखो आप, सी जब कभी प्रश्न में आपको तार्किक अनुभव जैसी विधियाँ मिले, तो तार्किक व्यवस्था की बात जब करता है, लॉजिक अमूर्त चीज़ों पर या मूर्त चीज़ों पर, तो वह क्या कहलाता है? परिवर्तों की संक्रियात्मक कहलाती है, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखें, समाज कार्य में वेरिएबल्स के बारे में यहाँ पर या चरों के बारे में यहाँ पर जिक्र हो जा रही है, ठीक है। एक प्रश्न ये है आप सबसे कि एक परिणात्मक अनुसंधान में प्रतिचयन के उपयुक्त प्रणाली यादृच्छिक चयन होता है। अच्छा, आप जानते हैं यादृच्छिक प्रोबेबिलिटी को? चलो मैं भी बताता हूँ। सांख्यिकीय प्रणाली का उपयोग किया जाता है, यह धारणा किस प्रकार है? देखो, समाज कार्य अनुसंधान में, जिसको समाज कार्य शोध कहते हो, उसमें बेसिकली जब सैम्पलिंग की बात होती है तो एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये कथन आपका सत्य है जहाँ पर आप रैंडम चूज कर सकते हो। दूसरी बात कहता है कि सांख्यिकी की धारणा का उपयोग जो है साधारणीकरण संभव होता है, ये भी आपका सत्य है, दोनों सत्य है। ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में सैंपल रैंडम सैंपलिंग होगा, स्तरीकृत होगा, क्षेत्र होगा, समूह होगा और गुच्छ होगा, व्यवस्थित होगा। तो यह एक प्रकार का, अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आ जाते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में कोटा हो जाता है, आकस्मिक हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है, स्नोबॉल हो जाता है, निर्णायक होता है, और आपका प्रतिदर्श, बहुत सारे ऐसे आते हैं जो आपको इसी के अंतर्गत आ जाएंगे ना नॉन प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, सही जवाब। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति क्या हो सकती है? देखो मैं बताऊं आपको, ये सबसे ज़्यादा अगर यूज़ करने वाला होता तो माध्य होता है। माध्य का मतलब आप जानते होंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति का। देखो माध्य का, जहाँ पर आप किसी चीज़ों के बारे में एक क्रमबद्धता से उसका क्या कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, इस तरह की गतिविधियाँ। एक दी गई सारणी में जो अधिकतम बार संख्याएं आ रही हैं वो एक क्या कहलाती है? बहुलक कहलाती है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो यहाँ पे अंक नहीं लिखा हुआ है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण यूज होने वाला, आप इसको लगा दो, गलत हो जाएगा। अगर सर्वाधिक अंकों का महत्वपूर्ण प्रवृत्ति पूछता तो बहुलक लगाते हैं। और जहाँ पर एक माध्यम होती है जहाँ पर दी गई संख्याओं का आरंभिक बिंदु और अंतिम से बिंदु, बीच का जो सेंट्रल केंद्र बिंदु होता है उसको एक प्रकार की माध्यिका से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको निकालने के लिए n+1/2 का भी आता है। और ये हम यूज़ करते हैं कब? जब कोई संख्या विषम होती है। जब कोई संख्या विषम होती है तो हम भी ये फार्मूला का प्रयोग करते हैं, और जब सम होती है तो n+2 करते हैं, ठीक है। मानक स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, और यह केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। यह एक प्रकार से, अगर मैं आपसे बात करूं तो यह एक स्पीयरमैन और साथ संबंध को रिलेट करने वाला, और क्या बोलते हैं उसको, टी बटन मतलब फीसर का यूज़ करने वाला, काई परीक्षण को यूज़ करने वाला मानक विचलन कहलाता है, ठीक है। जिसको आप कहते हैं काल्पनिक या अम्यूज, क्या बोलते हैं उसको, अज्यूम करना, तो मानक विचलन के अंतर्गत आता है स्टैंडर्ड डिवीजन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राथमिक आंकड़ों, अगर मैं ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े का अर्थ क्या हुआ? देखो, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े कल मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद है तो बताइए जरा मुझे। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े के बारे में मैंने कल आप सभी लोगों से इसके बारे में चर्चा किया था। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या कहलाते हैं? देखो मेरी बात को समझिएगा आप लोग। प्राथमिक आंकड़े का जो अर्थ होता है, पहली बात तो ये कि विशिष्ट अनुसंधान के लिए एकत्र किए गए आंकड़े नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो ये गलत आपका जवाब हो जाएगा कि जो विशिष्ट अनुसंधान, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं सुन लीजिए। देखिए, जब भी कभी शोध के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी, जब आप कोई सर्वेक्षण के माध्यम से करते हैं, फोकस के माध्यम से करते हैं, या समूह चर्चा के माध्यम से करते हैं, वो प्राथमिक आंकड़े कहलाती है, ठीक है। तो विशिष्ट अनुसंधान का आंकड़ा नहीं कहलाएगा ये आपका, भाई ये गलत हो जाएगा आपका। अनुसंधान करता एकत्र किए गए आंकड़े को, अगर वो क्या करता है, जानकारी सर्वेक्षण के माध्यम से, फोकस समूह के माध्यम से एकत्र किया है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्राथमिक आंकड़े कहलाएगा। तो यह प्रश्न ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा। सी कह रहा है कि ऐसे आंकड़ों का अत्यंत महत्वपूर्ण है, गलत है ये। अत्यंत सावधानीपूर्वक एकत्रित किए जाने वाले, गलत है। और द्वितीयक आंकड़े जानते हैं क्या होता है?
अतीत में किसी और, मान लीजिए किसी और ने उस, हाँ सुनिए मेरी बात, अतीत में किसी और ने एकत्र किया है आंकड़े, और उस आंकड़े को इंटरनेट या अखबार या न्यूज़पेपर या लेख या रिपोर्ट के माध्यम से जब आप कहीं उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो वह आपकी क्या कहलाएगी, एक प्रकार से आपका वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा कहलाता है। भाई आज बहुत लेट आ रहे हो सुनीता मैडम जी, क्या बात है? क्लासेस 1 घंटा 20 मिनट चल चुकी हैं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ, और ये प्रश्न आपका अगला है कि एक गैर सरकारी संगठन निम्नलिखित में से इसके अंतर्गत पंजीकृत की गई है। तो आपको मैं बता दूं भारतीय दंड संहिता कब आई थी भाई? 1860 में आया था। तो यह प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। आप ध्यान सुनिए, इस प्रश्न में पूछा गया है भाई क्या कि गैर संगठन क्या है, गैर सरकारी संगठन क्या है जो पंजीकृत करती है, जिसको बोलते हो आप एनजीओ, एनजीओ बोलते हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या भारतीय दंड संहिता से रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि संस्था पंजीकरण 1860 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन होता है? यह आपका दूसरा ऑप्शन है बी। ऑप्शन नंबर सी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो पेन नहीं चल रहा है, और ध्यान से सुनिए पहले, औद्योगिक अधिकरण का अधिनियम है 19, सुनिए एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिए, 1947। और एक आपका ईएसआई जिसको आप कहते हैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, ठीक है 1948, ठीक है। सोसाइटी एक्ट को कह रहे हो आप, सोसाइटी एक्ट क्या है भाई? सोसाइटी एक्ट संस्था पंजीकरण है प्रवीण जी, ठीक है। तो संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की सोसाइटी एक्ट भी है। यहाँ मैंने आपको सारे एक्ट यहाँ पे बताए हैं, उस अधिनियम के वर्ष बता रहे थे। तो यहाँ पर गैर सरकारी संगठन जो होगा वो 1860 के अकॉर्डिंग भी होता है, और एक सोसाइटी जो होती है वो ट्रस्ट के अकॉर्डिंग से होता है। ट्रस्ट जानते हो, नेशनल ट्रस्ट, जो ट्रस्ट होता है जहाँ पर उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि भाई मेंबर होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। आप लोग जानते होंगे ट्रस्ट के बारे में। तो 2 तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन गैर सरकारी संगठन बेसिकली 1860 के अकॉर्डिंग संस्था पंजीकरण जो सोसाइटी इंस्टीट्यूट कहलाती है वही संस्था वाली है सोसाइटी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नेक्स्ट लीजिए 37। प्राचीन भारतवर्ष में सामाजिक सुरक्षा के साधनों को सर्वप्रथम निम्नलिखित में से स्वीकृत किया गया है। आपने नाम सुना शुक्राचार्य का नाम? शुक्राचार्य बहुत फेमस पर्सन था, उसको तर्क में कोई हरा नहीं सकता था। देखना, एक अनुपम खेर ने एक न्यूज़ पे उसने वीडियोस बनाई थी, मैंने देखा था शुक्राचार्य के बारे में। वहाँ पर उसने 8 साल के उम्र में ही क्या कर लिया था शुक्राचार्य, वो बन गए थे साधु, है ना, त्याग दिया था मोह माया सब कुछ 8 वर्ष की उम्र में ही। बताइएगा शुक्राचार्य बहुत माइंड के बहुत तेज थे शुक्राचार्य। तो यहाँ पे समाजकारी सुरक्षा के साधनों के बारे में बात हुआ तो शुक्राचार्य का ऑप्शन नहीं होगा। हर्षवर्धन का भी नाम नहीं आएगा। कौटिल्य का नाम देखने को तो मिलता है, लेकिन कौटिल्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपसे बात करूँ तो इन्होंने गाइडेंस किया था, और इन्होंने गाइड किया था किसको? अशोक सम्राट को। तो सम्राट अशोक इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना चंद्रगुप्त को भी, या अशोक सम्राट के दौर में भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के साधनों के सर्वप्रथम जो यूज में लाए गए थे सम्राट अशोक लाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने समाजकारी इतिहास में मैंने आप लोगों को चर्चा किया है, प्राचीन में बताया था अशोक सम्राट के बारे में। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, आपने नाम सुना होगा, CSWB, और यह 1953 में आया है। स्वैच्छिकता को बढ़ावा देता है, कल्याणकारी गतिविधियों पर कार्य करता है। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। परिवार, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वैच्छिक संगठन बनाया था इसने। तकनीकी वित्तीय सहायता देता था, और यहाँ पर वित्तीय का मतलब है जब सहायता, तो बताइए जरा किसको सहायता नहीं दिया, किसको धन नहीं दिया था, बताइए जरा। परिवार को दिया। ICD का नाम जानते हो आप लोग? ICD का नाम जानते हो आप लोग? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस कहो या इसे स्कीम कहो, हाँ। तो यह 1975 में 0 से लेकर 6 साल के बच्चों के लिए यूज़ किया गया था, तो इसमें भी देता था। महिला छात्रावास, इसमें अवकाश गृह कोई कार्यक्रम सुना है आप लोगों ने जिसमें ये
SW वालों ने, WB वालों ने पैसे देते हों धन। तो यही सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? बहुत आसान प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष भाई किया गया था, बताइए जरा। हालांकि आप तो जानते हैं भाई 21वीं सदी में प्रथम पहली बार जो आया था, हाँ पहली बार जो आया था, कब आया था ये? 1986 में आया था। अच्छा एक मिनट, सॉरी, पहली बार आया था कब? पहली बार आया था 1969 में, 1968 में आया था, 1968 में आया था। दूसरी बार, हाँ दूसरी बार आया था आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। तीसरी बार आने वाला है कब? 2019 लोग कहते हैं, हालांकि हो सकता है 2019 की शिक्षा नीति, या आप ये भी कह सकते हो 2021 की शिक्षा नीति, है ना। तो अभी बात की बात है, आप भी यहाँ पे दो ही याद रखें। और यहाँ पर याद आपको रखना, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। और ग्राम क्षेत्रों में संगठन संबंधी गतिविधियों को निम्नलिखित में से बाधा नहीं पड़ती है। तो बाधा नहीं पड़ती है भाई, देखो धन की कमी में, गलत हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर संबंधित बताइए जरा कि बाधा नहीं पड़ती है, बाधा नहीं पड़ती है। नेतृत्व का अभाव और निर्धनता का अभाव, जनसंख्या की आवश्यकताओं संबंधित आंकड़ों की कमी। हाँ ये आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जनसंख्या की आवश्यकताओं के संबंध में, जनसंख्या की आवश्यकताओं के संबंध में जो डेटा है वो उसकी कमी है, लोगों को बता नहीं पा रहे कि भाई इतने डेटा है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो एक प्रकार से ग्राम क्षेत्रों में संबंध में जो गतिविधि होती है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, क्योंकि लोगों को पता नहीं चल पाता है वहाँ पर। तो हालांकि आया है बहुत सारा ऐसा सर्वे किया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि निम्न में से बाधा नहीं पड़ता है। तो आवश्यकताओं के संबंध में ऐसे जो आप ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं आंकड़ों की कमी को लेकर, वह आपका सही जवाब माना जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का देखिए। निम्नलिखित में से सामाजिक विकास का प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं करता है। तो देखो प्रत्यक्ष रूप से निर्देश नहीं करता है क्या? तो मैं आपको बताऊं, परिवर्तन की प्रक्रिया मानी जाती है और जीवन की गुणवत्ता। अच्छा यहाँ पर प्रश्न क्या है? सामाजिक विकास की ओर प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित नहीं करती है। ठीक है, सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से निर्देशित नहीं करती है, तो जीवन की गुणवत्ता निर्देशित नहीं करती है। ठीक है। परिवर्तन की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और न्याय के साथ समृद्ध है। ये जो प्रक्रिया होती है इन्वॉल्व होती है, लेकिन निर्देशन की प्रक्रिया में ये जीवन की गुणवत्ता नहीं है। भाई परिवर्तन की प्रक्रिया में निर्देश दोगे प्रत्यक्ष रूप से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी आप इंस्ट्रक्शंस निकालोगे कुछ, न्याय के रूप में अगर समृद्धि विकास करोगे, सर्वांगीण विकास करोगे, तो कार्यक्रम और नीति का भी क्या करोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे। लेकिन जीवन की जो गुणवत्ता होगी उसमें कोई सुधार, आप उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो वह एक अप्रत्यक्ष है। जीवन की गुणवत्ता क्या है? एक अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने की बातें, है ना। और प्रत्यक्ष का मतलब जो चीज़ें दिखे ना बट उसके बारे में महसूस किया जा सके, अप्रत्यक्ष। तो जीवन की गुणवत्ता इज द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42। विश्वव्यापी मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित किया गया है? बताइए जरा। ये देखो एक प्रकार का यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड है जो 11 दिसंबर 1946 को लाया गया था। और यूनेस्को के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और जो ये लाया गया था 3 दिसंबर 1940 16 दिसंबर 1945 को लाया गया था। 16 दिसंबर 1945 को लाया गया था। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो UNDP की बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 को लाया गया था। तो यहाँ प्रश्न यही था कि मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ है? तो मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट जो है UNDP के माध्यम से 1965 में इसको सूचकांक जो है जारी किया गया था, यह आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ये देखो एक प्रकार का UNHCR है, ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजिंग को लेकर भाई, जहाँ पे शरणार्थी की बात की गई थी 1949 में, शरणार्थियों की बात मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ इसके बारे में ना। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बोलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ठीक है, अभी मैं इसकी जो है ना वीडियो अपलोड करूँगा, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए हैं भाई उसे देख लेना, अच्छा चीज़ें थी, सारे के सारे इस पर चर्चा किया हूँ क्वेश्चनों पर, है ना। तो अभी अपलोड करूँगा, इसे देख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। धारणीय विकास का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से चारों ओर होता है। तो देखो निर्धनता के निवारण के लिए होगा, अच्छा ये तो भी सही लग रहा है।
आगे चलने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए भी सही है, निरक्षरता को दूर करने के लिए सही है, और शिशु मृत्यु दर को न्यून करने को लेकर। बताइए सबसे सही कौन सा सही जवाब माना जाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मुख्य केंद्र क्या था? सबसे अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की अगर मैं बात करूं तो सबसे मुख्य बिंदु क्या था? निरक्षरता को दूर करना था। ऑप्शन नंबर सी, निरक्षरता को दूर करना। हालांकि ये सारे के सारे भी 2-3 लक्ष्य आपको मिलेंगे उसमें, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेंगे, लेकिन चहुमुखी विकास, निरक्षरता को दूर करना, चहुमुखी विकास, निरक्षरता को दूर करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में सामाजिक विकास को अधिक प्रगति करने में असफल रहा है, इसका सबसे सामान्य कारण क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार हो सकता है, प्रशिक्षित हो सकता है, संसाधनों का अभाव हो सकता है, कि अनिच्छुक लाभार्थी हो सकता है। देखिए, जब भारतवर्ष में सामाजिक विकास को अधिक प्रगति करने में जब कोई असफल रहा है तो सबसे मुख्य कारण माना जाएगा संसाधन अभाव था। ठीक है, सबसे कारण यही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा यहाँ पर, है ना। संसाधन जब होंगे नहीं तो फिर कार्य कैसे होगा भाई? सही तरीके से, है ना। तो सबसे सही जवाब इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। सामाजिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति कौन से शामिल होगी? तो रणनीति अगर मैं आपसे बात करूँ तो न्यायपूर्ण समृद्धि होनी चाहिए, न्यूनतम आवश्यकताओं का कार्यक्रम भी होना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्वेश्चन उपरोक्त में से, अच्छा दोनों है, हाँ ठीक है, उपरोक्त में से दोनों है, मैंने सभी पढ़ लिया था, तो उपरोक्त में से दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी सही यहाँ पर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बट ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है। उपरोक्त में से दो कौन सा लूँ? सी और बी को लूँ, कि सी और ए को लूँ, कि ए और बी को लूँ? उपरोक्त का मतलब ऊपर का यही होता ना, लेकिन क्वेश्चन को देखो अब क्या करे यूजीसी वालों को, है ना। तो अब बट ऐसा प्रश्न नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का। मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊँ, एक करीना कपूर की एक पुस्तक आई है, किसी को पता है प्रेगनेंसी को लेकर? अभी हाल ही के क्वेश्चन आई है मेडिकल में, उसने बताया है कि किस तरीके से जो है स्वस्थ रहा जा सकता है, स्वस्थ रह सकते हैं आप। तो इसके बारे में क्वेश्चन हालांकि बनेगा, वो क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर्स को लेकर, अगर बनेगा तो। लेकिन यहाँ पे देखो, मेडिकल टर्मिनेशंस ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम निम्नलिखित में से पारित किया गया था कब? बताइए जरा। मेडिकल ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है 1971 में आया था, 71 में। वेरी गुड, ठीक है। और ये मातृत्व लाभ वाला अधिनियम है 1961, है ना। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए मैं अब आप लोगों से यहाँ पर बात करने चल रहा हूँ गद्यांश। देखो, पहले ऐसे क्वेश्चनों का आपको क्या करना होगा, पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, और प्रश्न को पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट फिर उसके बाद पैसेज पे जाएंगे। देखो, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ। रचनात्मक उपरोक्त अनुच्छेद में मुख्यतः निम्नलिखित में से संबोधित करता है: सामाजिक कार्यकर्ता, अपंगता से मुक्ति व्यक्ति, सामर्थ्य व्यक्ति और सामान्य जनता। तो ऐसे में आप इसके बाद क्या करेंगे, सीधा सीधा पैसेज पे आएंगे। अब आप मैच करिए जरा कि यहाँ पर कहाँ आपसे मैच कर रहा है, कि जहाँ पर कहा जा रहा है कि रचनात्मक उपरोक्त में से कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा कर रहा है। तो आपको एक चीज़ बताऊं, देखो कई सामाजिक कार्यकर्ताओं जो है इन्होंने मानसिक और शारीरिक आवश्यकताएं या यहाँ पर अशक्ताएं जो अक्षम है, जो सीमित के कारण भेदभाव और सामाजिक विलयन का अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी भी हमें इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और आगे हम बात करें तो सामान्यीकरण के दर्शन में ताकत को लेकर सुनिश्चित करना, मुख्य धारा से जोड़ना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर अगर आप रिलेट करें जरा यहाँ पर इस पॉइंट को, ऐसी परिस्थितियों की जो समाज कार्य की मुख्य धारा से निकटतम हो, जहाँ पर अपंग व्यक्तियों के प्रयोग हेतु उपलब्ध कराने का सामान्यीकरण कहा जाता है। तो सामान्यीकरण एक प्रकार का रचनात्मक गतिविधि के रूप में देखी जाएगी। और सामान्यीकरण के दर्शनों में भी देखिए आप अगर ऊपर की लाइन में, तो आसक्त व्यक्तियों के समुदाय के जीवन को एकीकृत करती है, जीवन को एकीकृत करती है, तो प्रयासों के लिए सशक्त जो ताकत है उसके रूप में आती है। तो इस प्रश्न का जवाब जो हो जाएगा आपका, फिर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपंगताओं से युक्त व्यक्तियों के लिए या रचनात्मक अनुच्छेदों के बारे में संबोधित किया गया है इस पैराग्राफ में। ठीक है, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। और आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखिए एक मिनट, बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूं, हमें उसमें ना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है, हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को ही पढ़ के उसका जवाब दे सकते हैं। जैसे इस प्रश्न का जवाब देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यीकरण का दर्शन है। और अब मैंने अभी आप लोगों को सामान्यीकरण दर्शन के माध्यम से पढ़ा था कि व्यक्तियों के समुदाय के जीवन को एकीकृत करने का प्रयास करना या उसको अवसर देने की बात करना। तो अपंगों की सहायता सकारात्मक भेदभाव के द्वारा की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी। तो अब देखो यहाँ पर व्याख्या, ये तो गलत हो जाएगा। भेदभाव के द्वारा की जा सकती है क्या? गलत है। अपंगों के लिए प्रगतिशील विधानों की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, गलत है ये। अब जो अपंग व्यक्तियों के किसी अन्य नागरिकों के समान सुअवसर को, यही देखो सही जवाब लग रहा है जी। तो कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आप सीधा सीधा प्रश्न पढ़ के आंसर का जवाब दे सकते हैं, बट ऐसा आप एग्जाम में मत करना। आप जरूर एक बार उसको कंफर्म कर लेना वहाँ पर, है ना। और रचनात्मक तात्पर्य क्या होगा? रचनात्मक तात्पर्य प्राथमिक तौर पर क्या होगा? आप अगर पैसेज पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पर रचनात्मक तात्पर्य के बारे में। तो रचनात्मक तात्पर्य देखो, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर बात करता है। और समाज की मुख्य धारा, जैसे अपंगों को मुख्य धारा से सम्मिलित करना और उनको पैरवी देना। पैरवी एक प्रकार की तकनीकी है समाज कार्य की, तो समाज कार्य की तकनीकी का भी प्रयोग करना। अपंग अधिकारों के लिए वकालत करना गलत हो जाएगा, अतिक्रमण करना गलत हो जाएगा। संवेगात्मक पैरवी, भाई संवेग तो बिल्कुल मत करना, है ना, ऐसा कोई एक्टिविटी सहानुभूति वाले मत करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। और ये आज का लास्ट प्रश्न है और दिसंबर 2004 का समाज कार्य का सेकंड पेपर का ये आखिरी प्रश्न है, ठीक है। एकीकरण का सैद्धांतिक आधार निम्नलिखित में से आश्रित है। ऑप्शन ये है कि व्यवहार संशोधन में, समव्यवहार विश्लेषण में और रिलेटिव थेरेपी में। अजीब भाई, ये दोबारा प्रश्न रिपीट हुआ है, किसी को पता है क्या? किसी को पता है ये प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है? इसी में याद आ रहा है आप लोगों को? ये बोलिए। डिक्टो कॉपी इसी प्रश्न को दोबारा रिपीट किया गया है। प्रश्न नंबर, अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर 11 देखना आप लोग, 11 प्रश्न को रिपीट किया है एकदम। जैसे समव्यवहार थेरेपी के बारे में मैंने आप लोगों से बताया था, और समव्यवहार थेरेपी किसने दिया था? एरिक बेटेन ने दिया था। एरिक बेटेन ने दिया था ये प्रश्न। और अगर मैं आपसे बात करूं रिलेटिव थेरेपी की बात हो रही ना, रिलेटिव थेरेपी के बारे में, तो रिलेटिव थेरेपी के बारे में किसने बोला है? रिलेटिव थेरेपी किसने बोला है? विलियम ग्लासर। क्या बोला था इसने? ग्लासर ने बोला था। विलियम ग्लासर ने बोला था। यह रिलेटिव थेरेपी के बारे में बताया है। समव्यवहार जो विश्लेषण है ये किसने बताया है? समव्यवहार विश्लेषण एरिक बेटेन ने बताया है। एरिक बेटेन ने बताया है। और व्यवहार संशोधन किसने बताया है? व्यवहार संशोधन किसने बताया? बताइए जल्दी से। व्यवहार संशोधन, अरे भाई संशोधन, स्किनर, भूल जाते हो, स्किनर ने। और मनोविश्लेषणात्मक किसने बताया है? मनोविश्लेषणात्मक, यहाँ पर मनोविश्लेषण है, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर मनोविश्लेषण है। तो मनोविश्लेषण एक प्रकार का, अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं, मनोविश्लेषण सिगमंड फ्रायड का ही होगा, कंफ्यूज नहीं कर रहा, फ्रायड ही होगा, है ना। मनोसामाजिक में सोच रहा था, मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड हो जाएगा, ठीक है। तो यह प्रश्न था दिसंबर 2004 का। कुल टोटल क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, टोटल 50 क्वेश्चंस। तो आज के लिए इतना ही है आप सभी के लिए, ठीक है। और कल आप सबका प्रैक्टिस चलेगी। दिसंबर का 2014 का क्वेश्चन चल रहा है, वहाँ पे 25 के बाद मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना? बताइए एक बार।